हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आप सारे बच्चे इस पूरे चैप्टर का ए टू जेड कंप्लीट शॉर्ट में रिवीजन करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट और मेरा हमेशा प्रयास है कि मैं प्रत्येक सप्ताह एक एक चैप्टर का इसी तरह से रिवीजन करवाता रहूंगा। इसलिए मेरा आपसे भी निवेदन बेटा कि ये जो रिवीजन क्लास है, जो सप्ताह में एक बार होती रहेगी, जो वन शॉट क्लास है, हो सके तो इसका शॉर्ट नोट्स बना देना बच्चों। सारे बच्चे एक बार खुद के लिए, अपनी इस रेगुलरिटी के लिए थम्स अप का साइन कमेंट बॉक्स के अंदर डालिएगा। बहुत ही बढ़िया। सारे बच्चे एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर आपकी इस नियमितता, आपकी इस रेगुलरिटी, आपकी इस कंटिन्यूटी के लिए थम्स अप का साइन। बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही शानदार और बेहतरीन। हाँ, नाजिया जी, यश, शिवा, संगीता, सचिन, रोशनी, अजय, कुसुम, नीलम, विशाखा। सर बिल्कुल हम तैयार है पूरे चैप्टर को वन शॉट रिवाइज करने के लिए। तो तैयार हो तो बिल्कुल हम शुरुआत करते हैं बच्चों। लेकिन ध्यान रखना, आपको साथ ही साथ आंसर देना पड़ेगा। आपको साथ ही साथ, और ये पानी से बोतल भर दीजिएगा। हम तैयार हो जाते हैं भाई साहब। एक तरफ पानी पिएंगे और एक तरफ पानी पी पी के आपको पढ़ाएंगे, है ना? बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। चैप्टर में दो चीजें हैं बच्चों। सबसे पहली जो चीज है वो है मेरे दोस्तों मूवमेंट, है ना? तो एक तो हम लोग जो है यहाँ मूवमेंट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बच्चों? मूवमेंट की बात हम लोग करने वाले हैं। बढ़िया वाली, अच्छी वाली, शानदार वाली, है ना? बिल्कुल जी बिल्कुल। तैयार? तैयार हो सब लोग? बिल्कुल तैयार है सर। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं किसकी बच्चों? मूवमेंट की। मूवमेंट, मूवमेंट का मतलब हो गया गति। तो सबसे पहले ये चैप्टर शुरू होता है गति से। और गति कितने प्रकार की होती है, ये एक क्वेश्चन आपके सामने जरूर आने वाला है। तो देखिए बच्चों, जब गति के आपसे प्रकार पूछे तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना बेटा, तीन प्रकार के मूवमेंट होते हैं। कितने प्रकार के मूवमेंट होते हैं बच्चों? तीन प्रकार के। कौन से तीन प्रकार के मूवमेंट होते हैं जरा बताना तो। एक होता है बच्चों अमीबोइड, याद रख लोगे क्या? है ना? याद रखना, जैसे अमीबा का होता है ना, अमीबोइडल, है ना? अमीबोइडल मूवमेंट, अमीबोइडल मूवमेंट। ठीक है जी। दूसरा मूवमेंट कैसा होता है बच्चों? है ना? दूसरा होता है बेटा सीलियरी मूवमेंट। किस तरह का? सीलियरी मूवमेंट, है ना? और तीसरे तरह का जो मूवमेंट होता है वो होता है बेटा मस्क्यूलर मूवमेंट। किस तरह का बेटा? मस्क्यूलर मूवमेंट। तो सबसे पहले टाइप का मूवमेंट है अमीबोइड, दूसरे तरह का है सीलियरी, तीसरे तरह का है मस्क्यूलर, है ना बच्चों? बिल्कुल जी। अमीबोइडल मूवमेंट, अमीबोइडल मूवमेंट, अमीबीय गति किस में पाई जाती है बच्चों? हमारी जो ल्यूकोसाइट होती है ना बेटा, हमारी जो ल्यूकोसाइट, जिसको आप डब्ल्यूबीसी भी कहते हैं बेटा, डब्ल्यूबीसी में अमीबीय गति देखने को मिलेगी। और हमारे शरीर में बेटा बहुत सारी मैक्रोफेज होती है, जिसको हम भक्षक अणु भी कहते हैं, भक्षक कोशिका भी कहते हैं बेटा। ये हमारी सुरक्षा करती है पैथोजन से। तो कहीं ना कहीं मैक्रोफेज में और डब्ल्यूबीसी के अंदर बेटा अमीबोइडल मूवमेंट देखने को मिलेगा। वैसे तो अमीबा के अंदर भी इसी प्रकार का बच्चों जो है मूवमेंट देखने को मिलता है। ये एक तरह से अमीबीय गति की बात चल रही है। अमीबीय गति, तो अमीबीय गति बेटा किस में पाई जाती है? तो हमारी डब्ल्यूबीसी में, हमारी ल्यूकोसाइट में और मैक्रोफेज में पाई जाती है। अब है सीलियरी मूवमेंट। बेटा ये ऐसा मूवमेंट है जो किसके द्वारा होता है बच्चों? सीलिया के द्वारा। इस मूवमेंट में सीलिया का यानी पक्षमाप का बहुत बड़ा क्या होता है बेटा? योगदान होता है। तो अब आप कहोगे विजय सर, सीलिया हमारे शरीर में कहीं होगा क्या? बिल्कुल होता है बच्चों। हमारा जो ट्रेकिया होता है ना बेटा, हमारी जो श्वास नली होती है ना, ट्रेकिया की जो एपिथीलियम है ना, है ना, ट्रेकिया की जो एपिथीलियम है
और इसके अलावा हमारी जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक होती है ना बच्चों, हमारी जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक, उसमें उसमें फेलोपियन ट्यूब, मैंने FT लिखा है, आप इसे फेलोपियन ट्यूब समझना। फेलोपियन ट्यूब की जो एपिथेलियम है वो भी सीलिएटेड। श्वास नली जो होती है ना ट्रेकिया, उसकी एपिथेलियम भी बेटा सीलिएटेड होती है। इस तरह के मूवमेंट को सीलियरी मूवमेंट कहा जाता है बेटा। इसके बाद मस्क्यूलर मूवमेंट, बेटा मस्क्यूलर मूवमेंट तो हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर जो मूवमेंट होता है ना मसल्स के द्वारा, वो आपका मस्क्यूलर मूवमेंट है। तो ये ऐसा मूवमेंट है बेटा जो पेशियों के द्वारा या मसल्स के द्वारा होता है। ठीक है कि नहीं बच्चों? तो ह्यूमन के अंदर, मानव के अंदर, ठीक है ना, जो हमारे बच्चों हाथ है, पैर हैं, इनमें जो मूवमेंट होता है ये कैसा मूवमेंट है बेटा? ये मस्क्यूलर मूवमेंट है। बॉडी के बहुत सारे विसरल ऑर्गन में, आंतरिक अंगों में भी इस तरह का मूवमेंट पाया जाता है। याद रख लोगे ना सभी? बिल्कुल रख लेंगे, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही बढ़िया, शानदार। तो बताओ देखें, कितने टाइप की गति? 3 प्रकार की, अमीबोइडल, सीलियरी, और तीसरा कौन सा बच्चों? मस्क्यूलर। अमीबोइडल गति किस में होगी? WBC में होगी, ल्यूकोसाइट में होगी, है ना। और किस में होगी? मैक्रोफेज में। फिर सीलियरी मूवमेंट, पक्षमाभीय गति सीलिया के द्वारा होती है हमारे ट्रेकिया में। और जो जनन पथ होता है ना बच्चों, उसमें फेलोपियन ट्यूब होती है, और फेलोपियन ट्यूब में भी इस तरह की मूवमेंट पाई जाती है। ओके, अब बच्चों हम बात कर रहे हैं मसल्स के टाइप। देखो बेटा, हमारे पास में क्या पाई जाती है बेटा? मसल्स या पेशियां, जो कि मूवमेंट और लोकोमोशन में क्या करती है बच्चों? हेल्प करती है। मसल्स के बारे में सबसे पहली चीज आपको यह याद रखनी है बेटा कि मसल्स की जो ओरिजिन हुई है ना, मसल्स की जो उत्पत्ति हुई है ना बच्चा, वो कौन से जर्म लेयर से हुई है, ये भी याद रखना बेटा। और साथ ही साथ आप याद रखना, हमारे बॉडी के टोटल वेट का ये कितने परसेंटेज बनाती है, ये जानकारी हर एक बच्चे को क्या होनी चाहिए बेटा? पता होनी चाहिए। बहुत ही बढ़िया। हमारे टोटल बॉडी वेट का ये 40 से 50% भाग बनाती है। और ओरिजिन में ये कैसी है बेटा? मीजोडर्मल। अब देखिए, अगर मेरे से कोई पूछेगा विजय सर बताओ तो मसल्स कितने टाइप की है, तो मैं कहूंगा बेटा हमारे पास में जो मसल्स है वो टोटल होती है कितने प्रकार की बेटा? 3 प्रकार की हमारे पास पेशियां पाई जाती है। सबसे पहली मसल्स को क्या कहते हैं बच्चों? स्केलेटल, है ना। स्केलेटल को हम कंकालीय, कंकालीय पेशियां भी कहते हैं। तो सबसे पहली मसल्स कौन सी हो गई बेटा? स्केलेटल या कंकालीय पेशियां। दूसरे टाइप की मसल्स कौन सी हो गई बच्चों? स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स, जिसे बच्चों हम चिकनी पेशियां भी कहते हैं, चिकनी पेशियां भी कहते हैं बेटा। और तीसरी तरह की जो मसल्स होती है बच्चों, उसे हम कार्डियक मसल्स भी कहते हैं, हृदयक पेशियां भी कहते हैं। ठीक है ना बच्चों? बिल्कुल जी बिल्कुल सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हमारे पास में मेरे दोस्तों कितने प्रकार की मसल्स है? सभी बच्चों को अच्छी तरह से याद रखना होगा। हमारे पास में 3 प्रकार की क्या पाई जाती है? मसल्स पाई जाती है। सबसे पहली स्केलेटल होगी, फिर दूसरी स्मूथ होगी, और तीसरी कार्डियक होगी बच्चों। बहुत ही बढ़िया सर, ये तो आसान है। कार्डियक मसल्स कहाँ पाई जाती है? अरे सर जी, ये तो बहुत बेसिक बात पूछ लिया आपने। ये जो कार्डियक मसल्स है ना, ये हमारे हार्ट में पाई जाती है। बेटा एक बात याद रखना, कार्डियक मसल्स की जो संरचना होती है ना, स्ट्रक्चर बेटा, वो इस स्केलेटल मसल्स के जैसी होती है। मतलब इस पे रेखाएं पाई जाती है। तो संरचना के आधार पर तो ये रेखित है, मतलब स्ट्राइटेड है ना। लेकिन काम के आधार पर, कार्य के आधार पर ये स्मूथ के जैसी होती है, मतलब इनवॉलेंट्री होती है। कैसी? इनवॉलेंट्री मतलब अनैच्छिक, अनैच्छिक, मतलब आप इच्छा अनुसार इसको कंट्रोल नहीं कर सकते बच्चों। ओके, बिल्कुल। सभी बच्चे एक बार सेशन को शेयर करते जाएंगे, बहुत ही बढ़िया, शानदार बेटा, बेहतरीन। अब देखिए स्मूथ और स्केलेटल मसल्स। बेटा स्केलेटल मसल्स ऐसी मसल्स होती है बेटा
जो किस तरह की होगी, जब इन मसल्स की आप स्ट्रक्चर को देखोगे ना बेटा, तो इनके ऊपर आपको इस तरह की धारियां यानी रेखाएं देखने को मिलेगी, बेंड देखने को मिलेंगे। इसलिए बच्चों इन स्केलेटल मसल्स को हम स्ट्राइएटेड मसल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इसको हम रेखित पेशियां या बच्चों स्ट्राइएटेड स्ट्राइएटेड मसल्स भी कहते हैं बच्चों। ओके, कार्य के आधार पर ये कैसी होती है बेटा? ऐच्छिक होती है। इसलिए इनको हम वॉलेंट्री मसल्स भी बच्चों कहते हैं, क्योंकि इच्छा अनुसार इनमें हम मूवमेंट करा सकते हैं। ये हमारी ज्यादातर बोन से कनेक्टेड रहती है बच्चों, टेंडन के द्वारा हमारी बोन से जुड़ी होती है। इसलिए इनको हम स्केलेटल बोलते हैं बच्चों, क्योंकि ये हमारे बोन से अटैच रहती है ना, बाय हेल्प ऑफ टेंडन, है ना। बोन से ये क्या रहती है बच्चों? ज्यादातर ये बोन से अटैच रहती है, इसलिए इनको स्केलेटल कहते हैं बच्चों। स्मूथ मसल्स जो है ना बेटा, ये नॉन स्ट्राइटेड होती है। नॉन नॉन स्ट्राइटेड का मतलब है बेटा ये अरेखित होती है। बताओ कौन सी ऐसी मसल्स है जो अरेखित है? तो जब भी आपसे पूछे ना अरेखित कौन सी बच्चों, तो वो होती है स्मूथ मसल्स। ठीक है ना। स्मूथ बच्चों वॉलेंट्री है कि इनवॉलेंट्री? काम के आधार पर बेटा अनैच्छिक होती है। इच्छा के आधार पर आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए यह इनवॉलेंट्री होती है बेटा, इनवॉलेंट्री। आप इसको धमकी दे के काम नहीं करा सकते। जैसे हमारी एलिमेंट्री जो केनाल है ना, आहार नाल में बेटा स्मूथ मसल्स होती है ना। इच्छा अनुसार इसमें थोड़ी ना गति करा सकते हो, है ना बच्चों, याद रखना। तो ये इनवॉलेंट्री जो होती है ना बच्चों, इन पे आपकी इच्छाओं का जोर नहीं चलता। तो हमारे बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं, इंटरनल इंटरनल ऑर्गन, आंतरिक अंग, तो आंतरिक अंगों में किस तरह की बच्चों पेशियां पाई जाती है बताओ? हमारे आंतरिक अंगों में जैसे हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक है ना, तो इनमें बच्चों कौन सी मसल्स होगी? स्मूथ होगी। ध्यान रखना। स्केलेटल मसल्स तो कहाँ पे आपको ज्यादा देखने को मिलेगी? हमारा जो लिम्ब वाला भाग है ना, लिम्ब मतलब क्या बच्चों? आपके हाथ है, आपके पैर हैं, है ना। तो इन बोन से जुड़ी हुई जो मसल्स है वो स्केलेटल होती है। और हार्ट में जो होती है ना बच्चों, वो कार्डियक मसल्स है, जो जिंदगी भर बिना रुके बिना थके काम करती है। ठोको ताली। अब देखो बच्चों, आगे चलो, आगे चलो। स्केलेटल मसल्स के बारे में दो तीन पॉइंट सुन लो। एक समय की बात है, एक समय की बात है, स्केलेटल मसल्स मेरे पास आकर के बोली कि विजय सर, है ना, आप किसी दिन बच्चों को स्केलेटल मसल्स के बारे में क्यों नहीं पढ़ाते? मैंने कहा मैं तो पढ़ा दूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना। तो उन्होंने कहा सर पढ़ाओ ना। मैंने कहा पढ़ा दूंगा, है ना। तो भाई साहब स्केलेटल मसल्स, आपने कुछ लोगों को देखा होगा मेरे जैसे जो बॉडी बिल्डर होते हैं ना, उनके यहाँ बाइसेप्स बने होते हैं कि नहीं होते हैं? हाँ, ये देखिए, ये देखिए, है ना। तो भाई साहब हम जो डोले सोले बनाए हुए जो हम लोग हैं, है ना, मुझे हमारे गली में इधर द ग्रेट खली कहते हैं, है ना। हाँ, बच्चों क्या है कि मतलब कि आप यूं सोचिए कि जो मसल्स है ना, नहीं कहते हैं, सारे हंस रहे हो भाई। अरे भाई साहब, मैं एशिया का चैंपियनशिप अभी जीत के आया हूं, है ना। हाँ, और का सही में वो बात अलग है कि मुझे सुबह जल्दी जगा दिया। ठीक है ना। हाँ, मैं जीतने ही वाला था, मतलब ट्रॉफी मुझे मिलने ही वाली थी, तब तक मुझे किसी ने जगा दिया नींद से। अब देखो, तो मेरे दोस्तों मसल्स जो हैं वो हमेशा बंडल के तौर पर ग्रुप में पाई जाती, कभी अकेली नहीं होती। और पेशियों की संख्या कभी नहीं बढ़ती, पेशियां कभी विभाजित नहीं होती। जीवन पर्यंत पेशियों की लंबाई बढ़ सकती है, मोटाई बढ़ सकती है। पेशी अगर टूटेगी तो वापिस हील कर लेगी, लेकिन कभी भी मसल्स में विभाजन नहीं होता। ठोको ताली। अब सुनो, तो बच्चों हमारी पेशियां कुछ इस तरह से और कुछ इस तरह से समूह में पाई जाती है। और हर एक समूह के अंदर ऐसे बहुत सारी पेशी कोशिका होती है। ये वाइट 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 वाली क्या है बेटा?
पेशी कोशिकाएं। क्या है? पेशी कोशिकाएं बेटा, है ना। और व्हाइट वाली जो ये पेशी कोशिका है ना, ये कोशिकाओं का एक समूह, ये दूसरा, ये तीसरा, इनको हम मसल्स बंडल भी कहते हैं। और बड़े प्रेम से इन्हें बच्चों हम फेसिकल भी बोलते हैं। तो ये फेसिकल्स है बच्चों। ये क्या है? फेसिकल। फेसिकल का क्या मतलब है? मसल्स का बंडल, पेशी का बंडल। तो इस तरह के जब बहुत सारे पेशी के बंडल होंगे ना बच्चों, तो इनको हम क्या बोलेंगे? पेशियों के ये जो बंडल्स है ना, इनको ही हम लोग फेसिकल्स बोलते हैं, है ना। और इस तरह के अनेक होते हैं, मल्टीपल्स मल्टीपल्स मल्टीपल्स। ओके। अब बच्चों, हर एक पेशी बंडल के अंदर, हर एक पेशी बंडल के अंदर जो है हमारी पेशी कोशिका होती है। मैं इसको थोड़ा जूम करके बाहर निकालता हूं। ओके। अब ये जो पेशी कोशिका है ना बेटा, इस पेशी कोशिका को भी हम बड़े प्रेम से क्या कहते हैं बच्चों? बड़े प्रेम से इसे मसल्स फाइबर कहते हैं। क्यों? क्योंकि पेशियां बच्चों फाइबर के जैसी, तंतु के जैसी होती है। तो पेशी कोशिका को हम पेशी तंतु कहते हैं, याद रखना। हर एक पेशी तंतु में बेटा छोटे छोटे, फिर से इस तरह के छोटे छोटे धागे होते हैं, फिलामेंट होते हैं, तंतु होते हैं। इनको बच्चों, एक तंतु को हम थोड़ा बाहर निकाल देते हैं, ये लो जी। इनको बच्चों हम मायोफाइब्रिल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इनको हम? इनको हम बड़े प्रेम से मायो फिलामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मायो फिलामेंट, है ना। और ये जो मायो फिलामेंट है ना बच्चों, कुछ मोटे होते हैं और कुछ पतले होते हैं, है ना। बिल्कुल जी। जो थिक फिलामेंट होगा बच्चा, थिक, मोटा, उसे कहेंगे मायोसिन। मोटे को क्या कहेंगे बेटा? मायोसिन। और इनमें कुछ थिन फिलामेंट भी होते हैं बेटा, पतले तंतु भी होते हैं, है ना। तो जो मेरे जैसे मोटे तंतु होंगे, उनको तो क्या कहोगे बड़े प्रेम से? मोटे वाले तंतु को बोलोगे मायोसिन, पतले वाले तंतु को बोलोगे एक्टीन। क्या बोलोगे? एक्टीन। तो एक्टीन और मायोसिन नाम के मायोफिलामेंट किस में होंगे? हमारी पेशी कोशिका में होंगे, मसल्स फाइबर में होंगे। पेशी कोशिका का समूह बंडल बनाता है और बंडल के समूह फेसिकल बनाते हैं। ओके बच्चों, बिल्कुल ओके जी। अब ये जो मायो फिलामेंट है, इनका अरेंजमेंट भी तो देख लें। देखो अगले पेज पे चलो। अब देखो बच्चों, मैं एक पेशी कोशिका चूंकि धागे के जैसी होती है, तो मैंने ऐसे लंबी बना दी इसको। ओके बच्चों, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो ध्यान से सुनो, मैं एक पॉइंट पीछे आपको बताना भूल गया, सुन लो आप। ये जो बच्चों स्केलेटल मसल्स होती है ना आपकी, याद रख लेना। ये जो आपकी कंकालीय पेशी होती है ना बेटा, ये हमेशा मल्टी न्यूक्लिएट होगी। मल्टी न्यूक्लिएट, याद रखना। इसमें बहुत सारे केंद्रक होते हैं, है ना। बहु केंद्रीय की होती है, याद रखना, बहु केंद्रीय की है। ठीक है कि नहीं है बच्चों? बिल्कुल याद रख लेना। ओके। और ये जो बच्चों स्मूथ मसल्स होती है ना, ये हमेशा स्पिंडल शेप की होती है। इस पर भी कई बार क्वेश्चन आता है कि स्पिंडल के आकार की, है ना। स्पिंडल शेप, स्पिंडल शेप यानी तरकु रूपी। कौन सी ऐसी पेशी कोशिका है जो तरकु रूपी है बच्चों? तो वो आपकी होती है स्मूथ मसल्स। एस फॉर स्मूथ, एस फॉर स्पिंडल। याद रख लोगे क्या बच्चों? बिल्कुल याद रख लेंगे। और इसमें एक ही केंद्रक होगा एक कोशिका में। ओके ओके ओके। अब देखो बच्चों, एक पेशी कोशिका के अंदर जो मायोफिलामेंट होते हैं ना, उनका कुछ इस तरह से अरेंजमेंट होगा। देखो, एक पेशी कोशिका में जो मायोफिलामेंट होते हैं ना, एक्टिन और मायोसिन, उनका कुछ इस तरह का अरेंजमेंट है। देखो, ये तो मैं बना रहा हूं जेड लाइन, इनको जेड लाइन कहते हैं। ये जो मैंने लाइनें खींची है ना बच्चों, ये यूं टेढ़ी मेढ़ी होती है, जिग जैग, मैंने सीधी खींच ली। ये भी जेड लाइन, ये भी जेड लाइन। जेड लाइन पे बच्चों एक प्रोटीन स्थित होती है, बहुत ही पतली प्रोटीन होती है, उसको बोलते हैं एक्टीन। क्या बोलते हैं बच्चों? एक्टीन। तो जेड लाइन पे एक प्रोटीन होती है, उस प्रोटीन को कहते हैं बच्चों एक्टीन। एक्टीन प्रोटीन कौन सी लाइन पे होती है बेटा? जेड लाइन पे। कौन सी लाइन पे होती है बच्चों? जेड लाइन पे। एक इधर बीच में एक और लाइन होती है बच्चों, उस लाइन को बोलते हैं एम लाइन। यहाँ बीच में एक लाइन होती है,
और वो मायोसिन के बीच में से होके गुजरती है, इसे बोलते हैं एम लाइन। तो जेड लाइन एक्टिन के मध्य से गुजरेगी और एम लाइन मायोसिन के मध्य से गुजरेगी। यह है बच्चों मायोसिन। मायोसिन का मतलब है थिक फिलामेंट। तो ये तो है आपका थिक फिलामेंट, मतलब मोटा तंतु, है ना? ओके। और ये है आपका थिन फिलामेंट, मतलब क्या बेटा? एक्टिन। एक्टिन का मतलब कैसा फिलामेंट? थिन, यानी पतला तंतु। तो पतले तंतु जेड लाइन पे होंगे और मोटे तंतु एम लाइन पे होंगे। ओके। अब बच्चों, दो जेड लाइन के बीच के इस एरिया को सार्कोमियर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सार्कोमियर। बच्चों, ये हमारी स्केलेटल मसल्स है, ये हमारी कंकालीय पेशी है। उस कंकालीय पेशी के अंदर ये मायोफिलामेंट है, और मायोफिलामेंट में एक्टिन का और मायोसिन का जो अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरह का है। हमारी कंकालीय पेशी में स्केलेटल मसल्स के अंदर एक्टिन और मायोसिन, थिक फिलामेंट, थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट का कुछ इस तरह का अरेंजमेंट है। एक्टिन थिन होगा, मायोसिन थिक होगा। ओके बच्चों, बिल्कुल। तो दो जेड लाइन के बीच के एरिया को सार्कोमियर कहते हैं। एक सार्कोमियर में क्या होगा, सुनो। जहां तक बच्चों मायोसिन होता है, वहां तक के बेंड को हम बेटा बोलते हैं ए बेंड। क्या बोलते हैं? ए बेंड। और ए बेंड के दोनों तरफ एक और बेंड होता है, उसे बोलते हैं आई बेंड। क्या बोलते हैं बच्चों? आई बेंड। आई बेंड जो है ना, वो आपका एक्टिन से मिलकर बनता है। किससे बच्चों? एक्टिन से, है ना? तो ए बेंड के बाहर जो बेंड होगा बच्चों, उसे हम बोलते हैं आई बेंड। आई बेंड, आई बेंड में केवल एक्टिन होगा, जबकि ए बेंड में बच्चों, ए बेंड में मायोसिन के साथ साथ थोड़ा सा एक्टिन का ओवरलैप वाला भाग भी होता है। अगर आपसे पूछे बेटा ये ए बेंड है, तो ए बेंड में पूरा का पूरा मायोसिन है और साथ में थोड़ा बहुत एक्टिन का ओवरलैप वाला भाग भी है। जबकि आई बैंड में बेटा, आई बैंड में केवल और केवल एक्टिन ही होगा। आई बैंड में केवल एक्टिन होता है, ए बैंड में मायोसिन के साथ थोड़ा एक्टिन होता है। ओके बच्चों, एक सार्कोमियर के अंदर, एक सार्कोमियर में बच्चों हाफ आई बैंड होगा, वन ए बैंड होगा एंड हाफ आई बैंड होगा। ये बात हमेशा आप याद रखना, है ना? आधा आई बैंड, एक ए बैंड, फिर आधा आई बैंड, ये एक सार्कोमियर में होता है बच्चों। और हर एक सार्कोमियर बच्चों एक मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन की फंक्शनल यूनिट होती है। हमारी पेशियों के संकुचन की क्रियात्मक इकाई सार्कोमियर के नाम से जानी जाती है। ये बात याद रख लोगे ना बच्चों? तो अगर कभी भी आपसे सार्कोमियर के बारे में पूछ ले, अगर आपसे क्या पूछ ले बेटा? सार्कोमियर, तो सार्कोमियर के बारे में क्या बताओगे बाबू? ओहो, मैंने सार्कोमियर से पूछा भाई तुम कौन हो? तो सार्कोमियर ने कहा सर हम जेड लाइन के मध्य के क्षेत्र हैं, है ना? तो याद रखना बच्चों, ये एरिया है किसके बीच का? जेड लाइन के बीच का, है ना? तो याद रखना एरिया बिटवीन टू जेड लाइन। तो दो जेड लाइन के बीच का क्षेत्र, याद रखना दो जेड लाइन के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाएगा? सार्कोमियर। क्या है सार्कोमियर? फंक्शनल यूनिट। वैसे स्ट्रक्चरल भी लिख सकते हो, फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, पेशी संकुचन की कार्यात्मक इकाई। याद रख लोगे क्या बच्चों? ये कैसी इकाई है मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की बेटा? कार्यात्मक इकाई है। याद रख लोगे क्या? बिल्कुल याद रख लेंगे। ओके ओके ओके। अब हम बैंड बजाते हैं, बैंड बजाते हैं, बैंड बनाते हैं। ओहो ओहो, बच्चा कहेगा सर बैंड हमारे गली में जहां पर भी बजता है हमें पता चल जाता है शादी का सीजन आ चुका है, फिर हम रह नहीं सकते, फिर तो हम जाएंगे। लेकिन मैं कहता हूं कि अब कितने भी बैंड कान में सुनाई दे, नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना। आपके घर पे मैं लड्डू पहुंचाऊंगा, मैं हलवा पूरी पहुंचा दूंगा, लेकिन 4 महीने कंट्रोल, कंट्रोल,
4 महीने के लिए कंट्रोल कर लो, शादी समारोह, बर्थडे वगैरह वगैरह सबको भूल जाओ, है ना? अरे इन 4 महीने में मेरे दोस्तों जबरदस्त पढ़ लो, आने वाले 40 साल इस तरह के, है ना? कितने भी बैंड बाजे, गाजे बाजे हो, वहां जाते रहना, आते रहना, लोग आपको कई बार बुलाएंगे। लेकिन ये 4 महीने भाई साहब ऐसे कोई कार्यक्रम में मत जाना, ठीक है ना? तो हम 2 तरह के बैंड बनाते हैं, है ना? एक बैंड कैसा बेटा? एक बैंड होता है डार्क, एक बैंड होता है डार्क, दूसरा बैंड होता है लाइट। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बेटा कि लाइट बैंड यानी हल्का और डार्क बैंड यानी गहरा, है ना? अब पूछेगा कि बोलो, 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 है ना? सारे बच्चे बोलो, बोलो बड़े प्रेम से, है ना? कि भाई, भाई ये डार्क बैंड किसका बनेगा और ये लाइट बैंड किसका बनेगा? अरे बहुत सिंपल है भाई, डार्क बैंड बनाना है तो ए बैंड को डार्क बैंड कहेंगे। क्यों? क्योंकि ए बैंड में मायोसिन होता है, मायोसिन मोटा होता है। जहां-जहां, 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 अरे वाह! आगे तो बोलो, पनवेल निकलना है। सुनो तो, जहां-जहां पर मायोसिन होगा, वहां से हमारी ये कार्डियक मसल्स बेटा डार्क कलर की दिखेगी कुछ इस तरह से बाहर से देखने पर। तभी तो बच्चों इस कार्डियक मसल्स को हम रेखित बोलते हैं, स्ट्राइटेड बोलते हैं। इन बैंड की वजह से ही तो ये स्ट्राइटेड दिखती है। तो बच्चों जहां-जहां मायोसिन होगा, वहां-वहां डार्क, वहां-वहां ए बैंड होगा और ए बैंड की वजह से मसल्स डार्क कलर की दिखेगी। और जहां-जहां पर बच्चों एक्टिन होगा, वहां-वहां पर हमें जो है मेरे दोस्तों लाइट एरिया दिखेगा, है ना? तो लाइट एरिया दिखेगा कहाँ पर बच्चों? जहां पे आपका आई बैंड होगा, है ना? हाँ, याद रख लोगे ने? बिल्कुल रखेंगे। आई बैंड लाइट होगा, ए बैंड डार्क होगा। ए बैंड में ए बैंड में क्या होगा? मायोसिन और और ओवरलैप, ओवरलैप एक्टिन, एक्टिन का ओवरलैप थोड़ा-सा। एक्टिन वाला भाग थोड़ा है, मायोसिन वाला भाग पूरा का पूरा है। किसमें? ए बैंड में। ठीक है। और आई बैंड में, आई बैंड में केवल एक्टिन होता है, ओनली एक्टिन, ओनली एक्टिन। ऐसा कौन सा बैंड है जिसमें केवल एक्टिन होता है? आई बैंड। ऐसा कौन सा बैंड है जिसमें मायोसिन और एक्टिन का ओवरलैप भाग होता है? तो वो है ए बैंड, है ना? अरे मायोसिन कौन से बैंड में होगा? ए में। और एक्टिन कौन से बैंड में होगा? एक्टिन दोनों में होगा। हाँ, याद रखो। ठीक है? हाँ। लेकिन अगर ये पूछे ओनली एक्टिन प्रेजेंट इन विच बैंड ऑफ, फिर लिख देना आई। आई बैंड एक ऐसा बैंड है जिसमें केवल एक्टिन होगा, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। अब देखो बच्चों, मेरे से ये 3 शब्द पूछे। क्या? सार्को प्लाज्मिक रेटिकुलम। एक तो मेरे से पूछा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है? एक मेरे से पूछा सार्कोलेमा क्या होती है ना? और एक मेरे से पूछा सार्कोसोम क्या होता है ना? ये मेरे से पूछा, है ना? पूछने वाला तो पूछेगा, पूछने वाला तो पूछेगा। सार्को शब्द और मायो शब्द ये हमेशा मसल्स के लिए काम में आते हैं। एक तो बच्चों सार्को और दूसरा मायो। याद रखना, मायो भी हमेशा मसल्स के लिए बेटा, और सार्को शब्द भी मसल्स के लिए काम में आता है, याद रखो आप, है ना? तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका मतलब हमारी जो मसल्स है ना बेटा, मांसपेशी, उसके अंदर की जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ना बच्चों, ई आर ऑफ मसल्स, मांसपेशी की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ही सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और इसमें कैल्शियम संग्रहित रहता है, कैल्शियम इसमें इकट्ठा रहता है। सार्कोलेमा, सार्कोलेमा, सार्कोलेमा किसे बोलते हैं बेटा? सार्कोलेमा का मतलब हो गया मसल्स की जो झिल्ली होती है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो याद रखना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल्स फाइबर, है ना? एक पेशी कोशिका की झिल्ली। याद रखना, जो पेशी कोशिका या पेशी तंतु है ना बेटा, इसकी जो झिल्ली होती है ना, कोशिका झिल्ली, उसको सार्कोलेमा कहते हैं। अब सार्कोसोम किसे कहते हैं ये आप बताओ ना, ये आप बताओ, ये आपका क्वेश्चन है।
हाँ हाँ हाँ। अब देखो बच्चों, जब हमारी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, जब हमारी स्केलेटल मसल्स में बच्चों कॉन्ट्रैक्शन होगा, जब हमारी पेशी, ओ 1 मिनट रुकना, 1 मिनट रुकना रुकना रुकना, एक क्वेश्चन और है क्या बच्चों? हमारी जो पेशियां, सॉरी, हमारा जो ये एक्टिन और मायोसिन है ना, वो दिखता कैसा है? ये देखो, ये भाई साहब आपका एक्टिन है। एक्टिन पे एक क्वेश्चन आएगा क्या? सुनो मेरी बात, एक्टिन, मेरे प्यारे बच्चों, एक्टिन जो है ना, ये किससे मिल करके बना है? इसकी स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आता है, इसकी संरचना पे क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा। तो जब भी आपसे एक्टिन की स्ट्रक्चर पूछे तो क्या कहोगे? क्या कहोगे? एक्टिन में इस तरह से कुछ गोलाकार संरचना होती है बच्चों। एक्टिन में इस तरह से कुछ गोलाकार स्ट्रक्चर दिखेगी। हर एक गोले को बोलते हैं जी एक्टिन। क्या बोलते हैं बच्चों? जी एक्टिन। और जी एक्टिन के जुड़ने से ये पूरा जो धागा बना है, इसको बोलते हैं एफ एक्टिन। क्या बोलते हैं? एफ एक्टिन। और एफ एक्टिन के दो तंतु, एफ एक्टिन के दो फिलामेंट जब आपस में मिलेंगे, तब जाके एक्टिन बनेगा। ये बात हमेशा याद रख लो। तो बच्चों, इस तरह से अनेक जी एक्टिन के आपस में मिलने से क्या बनता है बच्चों? याद रख लोगे ना? तो एक धागा तो ये हो गया बच्चों, और दूसरा फिलामेंट आपका ये वाला हो गया। इस तरह के दो फिलामेंट होते हैं एक्टिन में। कितने फिलामेंट होते हैं बच्चों एक्टिन में? दो होते हैं। तो एक्टिन का जो मोनोमर है वो तो जी एक्टिन है, एक्टिन का जो पॉलीमर है वो एफ एक्टिन है। और एफ एक्टिन कितने हैं टोटल? दो। और इनके मिलने से ही क्या बना बच्चों? एक्टिन बना। ओके, बिल्कुल। एक्टिन से जुड़ी हुई दो अदर और बच्चों जो हैं प्रोटीन होती है। एक का नाम है ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन, बेटा ट्रोपोमायोसिन जो है एक्टिन से कुछ इस तरह से, इस एक्टिन के साथ कुछ इस तरह से कुंडलित रहती है, ध्यान रखना। इस एक्टिन के साथ कुछ इस तरह से दो और धागे, ये देखो आप कुंडलित है ना रस्सी की तरह, इनको बोलते हैं ट्रोपोमायोसिन, है ना। इसके कितने बच्चों? दो जो हैं धागे हैं, दो फिलामेंट है। और एक होती है ट्रोपोनिन। ये जो ट्रोपोनिन है ना बच्चों, याद रखना, ट्रोपोनिन, बेटा ट्रोपोनिन भी हमारे इस मायोसिन के ऊपर थोड़े थोड़े इंटरवेल में जुड़ी हुई है, थोड़े थोड़े अंतराल में जुड़ी हुई है। आप देखो यहाँ पे जुड़ी हुई, यहाँ पर जुड़ी हुई, यहाँ पर जुड़ी हुई, है ना। तो थोड़े थोड़े अंतराल से इस ट्रोपोमायोसिन पे एक ऐसी प्रोटीन जुड़ी हुई है बेटा, एक ऐसी प्रोटीन जुड़ी हुई है जो एक्टिन के, एक्टिन की एक्टिव जो साइट होती है, एक्टिन की ऐसी साइट जिससे मायोसिन जुड़ता है, उस साइट को ढकने का काम, उसकी मास्किंग करने का काम ये ट्रोपोनिन का है। तो ये क्या करती है बच्चों? मास्किंग, मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट, है ना। एक्टिन की जो एक्टिव साइट होती है ना बच्चों, किसकी? एक्टिन की। तो मैं लिख देता हूं, एक्टिन के सक्रिय स्थल को ढकने का जो काम है बच्चों, ढकने का जो कार्य है, वो कौन करती है? ट्रोपोनिन। याद रख लोगे। कब? जब हमारी मसल्स रेस्ट की फेज में हो, जब मसल्स मेरे दोस्तों रेस्टिंग फेज में हो, तब बच्चों एक्टिन की जो एक्टिव साइट होती है उसको ये ट्रोपोनिन ढक देती है। आपको पता है जब मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो भाई साहब एक्टिन, एक्टिन मायोसिन के ऊपर स्लाइड करती है, एक्टिन मायोसिन के ऊपर सरकती है, लेकिन मायोसिन एक्टिन को खींच के अपने ऊपर ऐसे क्या करेगी? स्लाइड करवाएगी। लेकिन एक्टिन और मायोसिन कब जुड़ेगी? कब जुड़ेगी? जब वहां से ट्रोपोनिन हट जाएगी, ट्रोपोनिन हट जाएगी। ठीक है ना बच्चों? तो ये बात याद रखना। बताओ मायोसिन को और एक्टिन को कौन जुड़ने से रोकता है? ट्रोपोनिन। ओके ओके ओके। बाबा जी का टुल्लू, देखो
देखो आप ये मत सोचना कि अरे ये तो सांप है। अरे सांप वाप नहीं है भाई, ये तो मायोसिन है, थिक फिलामेंट है भाई साहब, है ना। हाँ, ये मायोसिन नाम का थिक फिलामेंट है। जैसे एक्टिन का मोनोमर जी एक्टिन होता है, अरे एक्टिन की एकल इकाई जी एक्टिन होती है कि नहीं होती, वैसे ही मायोसिन की, ये मायोसिन का मोनोमर है भाई साहब। मायोसिन का मोनोमर इस तरह का ही होता है। मायोसिन में इस तरह की बहुत सारी यूनिट होती है बेटा, ये तो एक यूनिट है, इस तरह की अनेकों यूनिट होती है बेटा मायोसिन के अंदर। ये एक है, इस तरह की बहुत सारी होगी, ये दूसरी तीसरी चौथी ऐसे बहुत सारी होगी, तब जाके एक पूरा मायोसिन बनेगा। ओके बच्चों, बिल्कुल। तो अगर आपसे कभी भी पूछ ले कि मायोसिन के अंदर ये जो एकल इकाई होती है ना बेटा, इसको क्या कहते हैं, तो ये मीरोमायोसिन है, मीरोमायोसिन। तो मायोसिन किससे बना, बताओ। थिक फिलामेंट की स्ट्रक्चर किससे बनी, बताओ। थिक फिलामेंट की संरचना किससे बनती है, थिक फिलामेंट का मोनोमर कौन है, मीरो मायोसिन। और मीरो मायोसिन के बहुलीकरण से क्या बनेगा, मायोसिन। तो मायोसिन एक पॉलीमर है बेटा, मायोसिन क्या है, पॉलीमर। और इसका मोनोमर कौन है, मीरोमायोसिन। इसका मोनोमर कौन है बच्चों, मीरोमायोसिन। ओके, मीरोमायोसिन जो है ना बच्चों, इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन ये आता है कि इस मीरोमायोसिन के कितने भाग है बेटा। तो देखो, मीरोमायोसिन के दो भाग है, आप देखो। एक तो इसका हेड वाला भाग है, इसके हेड के अंदर तो एक्टिन से जुड़ने वाली साइट होती है, ये तो एक्टिन से जुड़ती है। और इधर नीचे की तरफ एटीपी के जुड़ने के लिए जगह है, क्योंकि बिना एटीपी के तो भाई साहब मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो ही नहीं सकता, है ना। कोई भी काम करोगे तो ऊर्जा तो चाहिए, एटीपी तो चाहिए। तो याद रखना भाई साहब, इस मीरोमायोसिन का ये तो है हेड, और ये है पीछे टेल। ये है हेड और ये है पीछे टेल। हेड में दो जगह होती है, एटीपी की और एक्टिन के जुड़ने की, है ना, है ना, याद रखना। तो इसका एक तो क्या है भाई, हेड। मीरोमायोसिन का एक तो क्या होता है, शीर्ष वाला भाग, और दूसरा कौन सा भाग होता है, टेल यानी पूंछ वाला भाग। पूंछ वाला भाग हल्का होगा, हेड वाला भाग भारी होगा। पूंछ वाला भाग हल्का होगा, हेड वाला भाग भारी होगा। इसलिए इसको कुछ नाम दिया हुआ है। क्या नाम दिया हुआ है, हेड वाले भाग को नाम दिया हुआ है हेवी मीरो मायोसिन, टेल वाले भाग को नाम दिया हुआ है लाइट मीरो मायोसिन। ओके, जी हाँ। हेड वाले भाग में दो चीजें हैं, एक तो है एटीपी बाइंडिंग, एटीपी बाइंडिंग साइट भी हेड में है, और एक्टिन बाइंडिंग साइट भी हेड में है। एक्टिन बाइंडिंग साइट, अगर आपसे पूछे बेटा एक्टिन बाइंडिंग साइट कहाँ होती है, तो हेड ऑफ मीरोमायोसिन, है ना। बिल्कुल जी, याद रख लोगे बच्चों, बिल्कुल याद रख लेंगे गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही बढ़िया। तो ये मीरोमायोसिन क्या है बेटा, ये मोनोमर है, किसका, मोनोमर ऑफ मायोसिन। मायोसिन का एक लक है, मोनोमर है, ठीक है। इसके हेड में एक तो एटीपी के जुड़ने वाली साइट और दूसरी बच्चों एक्टिन के जुड़ने वाली साइट होती है, एटीपी बाइंडिंग और एक्टिन बाइंडिंग साइट होती है। बताओ लाइट मीरोमायोसिन किसे कहते हैं, टेल को। और बताओ हेवी मीरोमायोसिन किसे कहते हैं, हेड को। मीरोमायोसिन क्या है बेटा, मोनोमर। किसका मोनोमर है बोलो, अरे मीरोमायोसिन मायोसिन का मोनोमर है। ओके ओके ओके। अब बच्चों ये आप देखिएगा, ये हमारे मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन की पूरी प्रोसेस है, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन की पूरी प्रोसेस है बच्चों। मसल्स में जब जब भी कॉन्ट्रैक्शन होगा, पेशियों में जब जब भी संकुचन होगा मेरे दोस्तों, तो ध्यान रखना क्या होता है, जब हम कोई भी काम करते हैं, जैसे मैं हाथ से लिख रहा हूं, तो मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन तो हो ही रहा है, संकुचन तो हो ही रहा है। तो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के समय क्या होता होगा, अरे भाई मेरे इस इमेज को देखो आप, जब मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, तो ये जो जेड लाइन होती है ना, जेड लाइन बेटा, ये जेड लाइन पास पास आती है, जानते हो क्यों, क्योंकि बेटा ये जो मायोसिन है ना, मायोसिन, मायोसिन में जो मीरोमायोसिन का हेड होता है ना बेटा, मीरोमायोसिन का हेड अपने ऊपर इस एक्टिन को अपने ऊपर स्लाइड करवाएगा।
जिसकी वजह से ये एक्टिन बच्चों अंदर की तरफ आएगी, एम लाइन की तरफ आएगी, जिसकी वजह से ये आई बेंड धीरे धीरे छोटा हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये एक्टिन ओवरलैप करता जाएगा, जितना एक्टिन इधर ओवरलैप करता हुआ जाएगा उतना एक्टी आई बेंड छोटा होता जाएगा। ए बेंड में कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि बच्चों ए बेंड वहां तक होता है जहां तक मायोसिन फैला हुआ है। मायोसिन की लंबाई घटती बढ़ती नहीं है, एक्टिन की लंबाई घटती बढ़ती नहीं है। यहाँ पर केवल और केवल एक्टिन जो है वो मायोसिन पे गति करेगा, मायोसिन अपनी जगह पर रहेगा, मायोसिन अपनी जगह पर रहेगा। अरे जो मजबूत है वही तो थके हुए को खींचेगा, तो यहाँ थकेला कौन है? अरे थकेला कौन है? एक्टिन। तो एक्टिन को पकड़ के खींच लेंगे, धड़ाम से पटक देंगे। अभी कल परसों की बात है, हमारे गांव में रस्साकसी का खेल हुआ। कुछ अंग्रेज आए, कुछ अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने कहा धोरों के अंदर रस्साकसी का गेम रखेंगे। हमारे गांव की महिलाएं आई और उधर से अंग्रेज आए। भाई साहब, हमारी गांव की 4 महिलाओं ने, 10-12 अंग्रेज थे, है ना, उनको एक ही झटके में खींच लिया। वो अंग्रेज पीछे, है ना, उस धूल के अंदर घसीटते हुए आए। भाई साहब, उन्होंने कहा इतनी ज्यादा पावर। तो मैंने कहा भारतीय नारी सब पर भारी, तो इसलिए हमारे देश की महान नारियों को सैल्यूट करता हूं भाई साहब, ठीक है ना, बिल्कुल। तो देखिएगा मेरे दोस्तों, यहाँ पर ये अंग्रेज है, एक्टिन अंग्रेज है, मायोसिन हम इंडियन है ना। तो भाई साहब हम मायोसिन क्या करते हैं, एक्टिन को पकड़ के खींच देते हैं धड़ाम से, है ना। हाँ, और का तो जेड लाइन पास पास, सार्कोमियर छोटा, आई बेंड छोटा, ये 3 चीजें याद रख लोगे क्या? अरे मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के समय क्या होगा? जेड लाइन है पास पास, सार्कोमियर छोटा, सार्कोमियर छोटा, आई बेंड छोटा, लेकिन किस में बदलाव नहीं होगा? अरे मायोसिन की लंबाई घटेगी क्या? नहीं। जहां तक मायोसिन वहां तक ए बेंड, तो ए बेंड में कोई बदलाव नहीं होगा, ए बेंड में कोई बदलाव नहीं होगा। तो पेशी संकुचन, बेसिक बात बताऊं, पेशी संकुचन के समय क्या होगा? सबसे पहले जेड लाइन कहां आ जाएगी? आस पास, है ना भाई साहब। और सार्कोमियर बेचारा क्या हो जाएगा? सार्कोमियर तुम छोटे हो जाओगे। ओहो, आई बैंड तुम भी छोटे हो जाओगे। ओहो, है ना। ए बैंड तुम्हारे अंदर कोई बदलाव नहीं होगा। ओहो, और क्या होगा? और सर हमारे पास होता है सार्को प्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्को प्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर वाला जो कैल्शियम है ना, वो रिलीज होगा सर, वो बाहर जाएगा, है ना। हाँ जी, वो बाहर जाके ट्रोपोनिन से जुड़ेगा गुरुजी, है ना। और वो जब ट्रोपोनिन से जुड़ता है ना, तभी तो एक्टिन से मायोसिन जुड़ता है ना। तो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के समय याद रखना, एक्टिन, एक्टिन स्लाइड ऑन मायोसिन, याद रखना क्या होगा, है ना। एक्टिन मायोसिन पे सरकता है, एक्टिन मायोसिन पर, मायोसिन पर क्या होगा? स्लाइड करेगा, है ना, स्लाइड करता है, ठीक है ना। अब आप पूछोगे मेरे से, विजय सर बताओ तो, आप थोड़ी देर पहले तो बोल रहे थे कि एक्टिन को ट्रोपोनिन ने ढक रखा है। तो जब ट्रोपोनिन एक्टिन की एक्टिव साइट को ढका हुआ रखेगा, तो इससे मायोसिन जुड़ेगा कैसे? मायोसिन का, मीरोमायोसिन का हेड इससे कैसे जुड़ेगा? तो भाई साहब हम लोग इस ट्रोपोनिन को कैल्शियम दे देंगे, और ये कैल्शियम खाएगा और यहां से भाग जाएगा, है ना। जब भी बच्चों एक पेशी कोशिका के अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कैल्शियम बाहर आता है और ट्रोपोनिन से जुड़ता है, तो ट्रोपोनिन एक्टिन के मास्क को हटा देगा और इस वजह से मायोसिन एक्टिन से जुड़ जाएगा। तो हमेशा मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के बारे में ये बात याद रखना, पेशी में जब संकुचन होगा, जेड लाइन पास पास आएगी, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर का कैल्शियम बाहर निकल के ट्रोपोनिन से जुड़ेगा, है ना। सार्कोमियर भी छोटा होगा, आई बेंड भी छोटा होगा, ए बेंड में कोई बदलाव नहीं होगा, और एक्टिन मायोसिन के ऊपर सरकेगा, है ना, बिल्कुल जी। बस इतनी बेसिक बात याद रख लेना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब बच्चों हमारी जो मांसपेशियां होती है ना, उनमें 2 तरह के फाइबर होते हैं, एक होता है रेड फाइबर हमारी पेशियों में,
हमारी पेशियों में भी दो तरह के लोग हैं। एक होता है व्हाइट फाइबर, मतलब आप ऐसे समझो, एक है भारतीय, एक है अंग्रेज। व्हाइट व्हाइट फाइबर अंग्रेज है, रेड फाइबर भारतीय है। अब सुनो, कौन होंगे बलिष्ठ, कौन होंगे ताकतवर, बताओ। अरे हम इंडियन मजबूत नहीं है का, अरे भारतीयों का। अब एक इधर एक गाना चलता है ना, कि इनका जो है, जो भोजन है ना भाई साहब, अंग्रेजों से 100 गुना बढ़िया है। ठीक है ना, हमारे यहाँ पे नेचुरल फूड है भाई साहब, उनके सुबह की शुरुआत जंक फूड से होती है कि नहीं है? हाँ, और का। तो इसलिए रेड फाइबर, लाल पेशीय तंतु होते हैं हमारे पास, है ना, लाल पेशीय तंतु। हमारे पेशियों में रेड मसल्स फाइबर भी होते हैं, व्हाइट मसल्स फाइबर भी होते हैं। लेकिन आप मुझे बताओ, हमारी पेशियों में रेड फाइबर ज्यादा होते हैं, ये अधिक होते हैं भाई साहब, ये ज्यादा होते हैं, ये भाई साहब कम होते हैं, है ना। रेड जो पेशीय फाइबर होता है ना, इनमें बच्चों मायोग्लोबिन ज्यादा होता है, मायोग्लोबिन। जैसे हमारे ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन, ऐसे ही पेशियों में मायोग्लोबिन होगा, और मायोग्लोबिन का कलर भी रेड होता है। इसी वजह से ये रेड कलर की दिखती है। और जहां मायोग्लोबिन ज्यादा होगा, मायोग्लोबिन बेटा ऑक्सीजन को स्टोर करके रखता है, तो वहां ऑक्सीजन ज्यादा। अब रेड फाइबर के अंदर मायोग्लोबिन ज्यादा, ऑक्सीजन ज्यादा। जहां ऑक्सीजन ज्यादा होता है ना, वहां एटीपी वगैरह ज्यादा बनती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया की क्या जरूरत होगी बेटा, ज्यादा। तो यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा, मायोग्लोबिन ज्यादा, O2 स्टोर ज्यादा। ठीक है। अरे भाई साहब, जहाँ ऑक्सीजन बहुत बड़ी मात्रा में, जहाँ माइटोकॉन्ड्रिया बहुत बड़ी मात्रा में, तो वो मसल तो लगातार काम नहीं करेगी क्या? उसको ऑक्सीजन मिलता रहेगा, वो तो काम करती रहेगी धड़ल्ले से। और जब वो काम करती रहेगी धड़ल्ले से, तो भाई साहब उस मसल्स को क्या कहोगे जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा है? वो वायवीय मसल्स है, वो एरोबिक मसल्स है ना। हाँ, एरोबिक रेस्पिरेशन, है ना, एरोबिक रेस्पिरेशन के द्वारा ग्लूकोज का अपघटन करेगी। ये आपकी एरोबिक मसल्स है, वायवीय पेशी। बताओ ऐसी कौन सी पेशी को हम वायवीय कहते हैं? वायवीय पेशी कौन सी है ना, ऐसी कौन सी पेशी है जिसमें मायोग्लोबिन ज्यादा होता है? रेड में मायोग्लोबिन क्या है? मायोग्लोबिन एक वर्णक है, जैसे हीमोग्लोबिन होता है ब्लड में, वैसे ही मसल्स में मायोग्लोबिन होता है। अरे हीमोग्लोबिन भी तो ऑक्सीजन को ले जाता है, तो मायोग्लोबिन भी ऑक्सीजन को स्टोर करेगा। अरे हीमोग्लोबिन रेड है तो मायोग्लोबिन भी रेड है। तो बताओ, विजय सर के पास में रेड फाइबर ज्यादा कि व्हाइट ज्यादा? देखो भाई साहब, जो लोग दौड़ते हैं ना बहुत तेज, है ना, जो, क्या उसे क्या कहते हैं, हम लोगों को क्या कहते हैं बेटा? एथलीट, एथलीट, है ना। हाँ, तो हम लोग एथलीट है भाई, हमारे पास मायोग्लोबिन बहुत ज्यादा है। हाँ, सोच लो आप। अब सुनो, और ये जो व्हाइट है, ये थकेले फाइबर है भाई, थकेले, है ना। इनके पास मायोग्लोबिन बहुत कम है, मायोग्लोबिन नहीं है बेचारों के पास में, O2 बहुत कम स्टोर है। अरे बेचारा के पास माइटोकॉन्ड्रिया बहुत कम है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, बताओ। इसलिए ये एनएरोबिक, है ना, जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो एनएरोबिक प्रोसेस से भी अपना काम चलाएगी। तो इनमें एनएरोबिक प्रोसेस ज्यादा चलता है, अवायवीय, है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है कि नहीं? जी हाँ, जी हाँ। अगर किसी मांसपेशी में माइटोकॉन्ड्रिया कम होता है, तो उसमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होती है, ये बात याद रखना। तो बताओ, व्हाइट फाइबर में क्या ज्यादा होगा? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। व्हाइट फाइबर में क्या कम होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या कम होगा? मायोग्लोबिन। एम फॉर मायोग्लोबिन, एम फॉर माइटोकॉन्ड्रिया। दो चीजें याद रखोगे। बताओ, रेड में क्या ज्यादा होगा? मायोग्लोबिन। क्या ज्यादा होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या ज्यादा होगी? ऑक्सीजन। तीन चीजें याद रख लोगे? अरे बोलो हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना। अरे वाह, अरे वाह। अब देखो, अब हम बात करेंगे आपके और हम सबके कंकाल की, यानी इसके लेटल की। किसकी जी? अरे बोलो जी। ओहो, सारे बच्चे एक बार सेशन को लाइक करके बता दो कि वी आर विजियंस, है ना। हाँ, और सेशन 2025 भूलिएगा नहीं साहब, है ना, आ रहे हैं, है ना, 2025 सत्र। और भाई साहब चारों तरफ अगर नाम होगा
तो वो हमारे विजियंस का होगा। ठीक है ना? सफलता तो मिलकर रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है ना? क्योंकि भाई साहब इस कदर मेहनत अगर कोई कर सकता है तो वो विजियंस है ना? हमारे विजय एजुकेशन के ये वो सितारे हैं जिन्होंने वास्तव में बड़ी जबरदस्त मेहनत करी है और कर रहे हैं। इसी जोश और जुनून के साथ, इसी जज्बे के साथ आगे बढ़ना है। सत्र 2025, ठीक है ना? और जो लोग इस मेरे दोस्तों आज के इस महाकुंभ के अंदर शामिल हो गए हैं, बहुत अच्छी बात। और जो शामिल नहीं हुए हैं, है ना, शामिल हो जाइएगा भाई साहब, शामिल हो जाइएगा, है ना? अरे ये शिक्षा रूपी महाकुंभ है ना? और शिक्षा रूपी महाकुंभ के अंदर पूर्ण आहुति दीजिएगा, है ना? और अपने मम्मी पापा की फिक्र को फक्र में बदलने का समय आ चुका है। अरे पढ़ने का समय आ चुका है। ये मेला है पढ़ने का, ये हुजूम है पढ़ने का, ये हुजूम है सफलता का, है ना? हाँ जी, तो विजय पताका लहराइएगा, शंखनाद तो हो चुका, है ना? जीत का शंखनाद तो हो चुका। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है बच्चों, क्या बात है, क्या बात है ना? अब है हमारा स्केलेटल सिस्टम, है ना? भाई साहब हद तो तब हो गई, हद तो तब हो गई जब मैंने पूछा कि मानव का जो कंकाल है, हमारा जो कंकाल तंत्र है भाई साहब, वो किससे मिलकर बना? तो किसी ने चुपके से मेरे कान में आकर बोला कि सर, सर। मैंने कहा हाँ बोलो। सर जी, हमरे स्केलेटल में मुख्य रूप से होती है बोन, थोड़ी बहुत कार्टिलेज भी होती है, मतलब उपास्थि, उपास्थि, है ना? तो हमारा जो कंकाल तंत्र है जी, वो उपास्थि और अस्थि से मिलकर बनता है जी। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो मैंने कहा और बताओ। तो इन्होंने कहा सर जी, आपको पता है हमारा जो स्केलेटल है ना, ये मीजोडर्मल है ओरिजिन में, मीजोडर्मल, है ना? मीजोडर्म नाम के जनन स्तर से बना है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा आप तो मुझे बोन के बारे में बताओ, हमारे इसके लेटल के अंदर आप तो हड्डियों के बारे में बताओ। तो इन्होंने कहा सर, ह्यूमन का जो स्केलेटल है ना, मानव का जो कंकाल है ना, इसमें टोटल 206 हड्डियां हैं। कितनी हैं जी? 206 हड्डियां हैं मानव कंकाल में। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। फिर इन्होंने कहा विजय सर आपको पता है? मैंने कहा क्या? इन्होंने कहा सर, हमारा जो कंकाल है ना वो दो भागों से मिलकर बना है। एक तो एक्सियल स्केलेटल है सर, हमारा अक्षीय कंकाल है। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात। दूसरा, अरे सर जी पता है आपको, दूसरा तो है ना, मैंने सुना था दो लोग बात कर रहे थे कि दूसरे टाइप का जो कंकाल है वो तो अपेंडिक्यूलर स्केलेटल है ना? तो भाई साहब, हमारे पास दो तरह का स्केलेटल होता है, एक तो एक्सियल और दूसरा अपेंडिक्यूलर। अरे वाह, अरे वाह। एक्सियल स्केलेटल को अक्षीय कंकाल कहते हैं और अपेंडिक्यूलर स्केलेटल को अनुबंधीय या उपांगीय कंकाल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इसे बोलते हैं उपांगीय। उपांगीय भी इसी का नाम है और अनुबंधीय भी इसी का नाम है मेरे मित्रों। ठीक है कि नहीं? अरे बिल्कुल ठीक है भाई। और इसका नाम अक्षय कुमार नहीं, अक्षीय, अक्षीय कंकाल। जय हो। अब देखो मेरे दोस्तों, अक्षीय कंकाल में टोटल 80 बोन होती है ना? अब 206 में से 80 अक्षीय में आ गई, तो फिर पीछे कितनी बची? सर 126। तो 126 बोन जो है वो अपेंडिक्यूलर स्केलेटल में होती है। अपेंडिक्यूलर स्केलेटल में कितनी? 126 बोन होती है भाई साहब, याद रखना। मेरे से किसी ने बोला अक्षीय कंकाल का क्या मतलब? तो मैंने कहा जो एक अक्ष में हो, जो एक ही लाइन पे हो, वो अक्षीय। तो हमारे शरीर के बीच में से एक लाइन खींच लो, ये लो खींच ली। तो हमारी जो ये मेरे दोस्तों स्केल स्कल है ना, ये खोपड़िया, ये एक अक्ष पे आ रही है कि नहीं आ रही? बिल्कुल आ रही है। हमारी जो वर्टिब्री कॉलम है, रीढ़ वाली हड्डी, ये भी एक अक्ष पे आ रही है कि नहीं आ रही? बिल्कुल आ रही है। और हमारी रिब्स, हमारी पसलियां, ये भी तो एक लाइन पे आ रही है कि नहीं आ रही? अरे बिल्कुल आ रही है। तो ये तीन तरह के भाग, ये खोपड़िया, ये रिब्स और ये वर्टिब्रल कॉलम, ये अक्षीय कंकाल का भाग है। ये अक्षीय कंकाल का क्या है जी? भाग है। अरे वाह, है ना? तो अक्षीय कंकाल में कौन कौन होगा? एक तो हमारा स्कल होगा, खोपड़िया। खोपड़ी के अंदर जितनी भी हड्डियां हैं वो अक्षीय में आएगी, बिल्कुल आएगी, आने दो। दूसरा,
हमारी जो रिब्स है ना, पसलियां, है ना, वो भी अक्षीय में आएगी, बिल्कुल आने दो। और इसके बाद हमारी वर्टिब्री कोलम, वर्टिब्रल कोलम, मतलब कि कसे रुक दंड, रीढ़ वाली हड्डी एक नहीं है, अनेक अस्थियों से मिलकर बनी है। और एक होती है स्टर्नम, जो कि पसलियां सामने की तरफ जिससे जुड़ती है ना, वो है स्टर्नम। ये हड्डियां जो है भाई साहब, अक्षीय कंकाल को बनाती है। जी हाँ, हमने कई बार बोला है आपको, ये नाम याद रखो, खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़। अगर कोई खोपड़ी तोड़ने का प्रयास करेगा तो वो हाईएस्ट कितनी बोन तोड़ सकता है? 29। अगर आपको कोई बोले मैं तो तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा, तो आप उसको बोल देना कि भाई तू पसली एक नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि पसलियां 12 जोड़ी होती है, यानी टोटल 24 होती है। अगर कोई कहेगा ये रीढ़ वाली तेरे पास जो एक हड्डी है ना, तो उसे बोलना एक नहीं है, तो कितनी है? 26 है ना। वो पूछेगा ये हड्डी है कि कटार है, तो आप कहना हड्डी है। क्या नाम है इसका? स्टर्नम। तो भाई साहब, ये जो है ना, खोपड़ी की 29, फिर रिब्स, वर्टिब्रल कॉलम और स्टर्नम, ये है हमारा एक्सियल स्केलेटल, 80 बोन से मिलकर बना है। जी हाँ। अब देखो बच्चों, दूसरी तरफ हमारा जो अपेंडिक्यूलर स्केलेटल है ना, जैसे ये अक्स हो गई, ये लाइन हो गई। तो बच्चों अपेंडिक्यूलर स्केलेटल में क्या होता है पता है? इधर एक कॉलर बोन होती है, इधर भी होती है। इसके पीछे एक ट्राइएंगुलर बोन इधर होती है, इधर भी होती है। इसे बोलते हैं गर्डल, पेक्टोरल गर्डल, हंस मेखला, है ना। और एक इधर होती है, एक बोन इधर होती है, तो एक बोन इधर भी होती है ना। इसे बोलते हैं श्रोणी मेखला, पेल्विक गर्डल, है ना। और भाई साहब, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, ये हाथ, अपर लिम्ब, है ना। ऐसे हाथ किसके होते हैं? हमरे होते हैं भाई। हाँ, और ये लोअर लिम्ब, है ना। तो दोनों हाथ और दोनों पैर, अपर लिम्ब लोअर लिम्ब। ओहो, इतना बढ़िया फोटो बनाए हो। ये पेंटिंग करोड़ों में बिकेगी, करोड़ों में। हाँ, इसलिए हम इसको मिटा देंगे, नहीं तो लोग हंस हंस के पागल हो जाएंगे और हॉस्पिटल में चले जाएंगे। हाँ, और है ना। हाँ, डॉक्टर पूछे कि क्या हुआ, कि विजय सर ने एक इमेज ऐसा बनाया, ऐसा बनाया, हम सब पागल हो गए, है ना। हाँ, अब देखो अपेंडिक्यूलर स्केलेटल। अब देखो, अपेंडिक्यूलर स्केलेटल के दो ही भाग होते हैं। एक को गर्डल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? गर्डल। गर्डल को बोलते हैं मेखला। हमारे पास दो मेखला होता है। वैसे मेखला को हमारे इधर थैला बोलते हैं, है ना। मेखला, मेखला। हम्म, ये कैसा नाम है? ओहो। अब देखो भाई साहब, एक हो गया गर्डल और दूसरा होता है लिम्ब, है ना। लिम्ब, लिम्ब का मतलब क्या हो गया? हाथ और पैर, है ना। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, भुजाएं। तो बच्चों सुनो, गर्डल में दो तरह के गर्डल हैं भाई। एक होता है बेटा पेक्टोरल गर्डल, पेक्टोरल गर्डल, इसे बोलते हैं अंश मेखला। कैसा मेखला है ये? अंश मेखला। दूसरा होता है बेटा पेल्विक गर्डल। कैसा गर्डल? पेल्विक गर्डल। इसे क्या बोलते हैं? श्रोणी मेखला। कैसा मेखला? श्रोणी मेखला। अरे वाह, अरे वाह, शाबाश, है ना। वहीं दूसरी तरफ अगर हम लिम्ब की बात करें, तो एक होता है बेटा अपर लिम्ब, जिसको हम हाथ बोलते हैं। दूसरा होता है लोअर लिम्ब, जिसे हम पैर बोलते हैं, है ना। तो अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब। मेरे प्यारे बच्चों, याद रख लो। क्या याद रखें गुरुजी? याद ये रखो कि अपर लिम्ब के अंदर कितनी हड्डियां हैं और लोअर लिम्ब में कितनी हड्डियां हैं, वही तो याद रखना है आपको, है ना। और गर्डल में कितनी हड्डियां हैं, तो अभी बताते हैं आपको। बेटा, जो हमारा गर्डल होगा ना, है ना, जो हमारा गर्डल होता है ना, सुनो पहले गर्डल की बात कर लो। बच्चों, हमारे गर्डल में टोटल 6 हड्डियां होती है। कितनी? 6। बेटा, 4 हड्डियां होती है पेक्टोरल गर्डल में और 2 हड्डियां होती है पेल्विक गर्डल में। याद रख लोगे क्या? अरे पेक्टोरल में 4 और पेल्विक में 2 होती है भाई साहब। टोटल गर्डल में 6 हड्डियां होती है। अरे 126 में से 6 यहाँ रह गई, तो लिम्ब में कितनी होगी?
120। हाथ और पैर में 120 हड्डियां होती है। बहुत से लोग कहते हैं तेरा हाथ तोड़ दूंगा। हम लोग को समझाते हैं भाई तोड़ने की बात मत करो, हमारा प्रोफेशन जोड़ने का है, हम लोगों की हड्डियां जोड़ने वाले लोग हैं। अरे तोड़ने की बात क्यों करते हो? प्रेम और भाईचारे से रहो ना, ठीक है ना? हाँ, अरे देखो मेरे दोस्तों, अपर लिम्ब में यानी हाथ में कितनी हड्डियां हैं? एक हाथ में 30, दूसरे में 30, तो टोटल कितनी हो गई भाई साहब? 60, है ना? ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। तो अगर ठाकुर अपने दोनों हाथ गब्बर को देता है तो कितनी हड्डियां देगा एक साथ? 60। और अगर एक हाथ दे तो 30, है ना? हाँ, इसी तरह से एक पैर में 30, दूसरे में 30 और दोनों पैर में 60। 60 हाथ में 60 पैर में, दोनों में 120, है ना? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। अपेंडिक्यूलर स्केलेटल में 126 और एक्सियल स्केलेटल में 80 बोन। एक्सियल स्केलेटल में खोपड़िया, रिब्स, वर्टिब्रल कॉलम और स्टर्नम, जबकि अपेंडिक्यूलर स्केलेटल में दोनों हाथ, दोनों पैर, ये देखो अंश मेखला, और इससे नीचे श्रोणी मेखला, है ना बच्चों? बस लास्ट पड़ाव पर आ चुके, हम आ चुके बच्चों। जब हम बात स्कल की करते हैं, जब बात हम खोपड़ी की करते हैं, तो मेरे मित्रों, मेरे साथियों, है ना, ध्यान से सुन लेना, है ना? और जिनकी ऐप में इंग्लिश मीडियम की क्लास है वो क्लास में चले जाना। जो हिंदी मीडियम के बच्चे फ्री हैं वो इस क्लास में रुके रहना। सुनो सुनो सुनो, स्कल में सबसे पहले हमारा क्रेनियम आता है। अरे क्रेनियम का मतलब होता है कपाल, जो कि हमारे ब्रेन को सुरक्षित करता है। सबसे पहले हम कपाल की हड्डियों की बात करेंगे, है ना? किसकी बात करेंगे? कपाल की हड्डियों की। कौन सी हड्डियां हैं कपाल की? देखो, कपाल भाती, आपने कई बार बाबा रामदेव जी के बारे में सुना होगा, वो कई बार कपाल भाती करते हैं, है ना? तो वो कपाल भाती का मतलब है ये कपाल, ये कपाल, है ना? हाँ, इस कपाल में ऑक्सीजन भेजते हैं वो, ऐसे, है ना? ये कपाल है आपका, जिसमें आपका ब्रेन है, मस्तिष्क है। इस ब्रेन की जो ये हड्डियां है ना भाई साहब, ये वाली, इनको बोलते हैं क्रेनियम बोन। ये ऊपर, ये साइड में, ये पीछे, है ना? इसको याद कैसे करूं गुरुजी? गुरुजी, याद करने का भी एक तरीका है, एक मंत्र है ना? हाँ, और क्या? देखो बच्चों, अभी आपको बताई देते हैं। इनको अगर याद करना है तो आपको सबसे पहले दिमाग के कीड़े को मारना होगा, पेस्ट को किल करना होगा, पेस्ट को ऑफ करना होगा। सर हम कर देंगे, तो लिख दो पेस्ट ऑफ, पेस्ट ऑफ। अरे भाई साहब, यहाँ क्रेनियम के अंदर टोटल 8 हड्डियां होती है। कितनी होती है बेटा? क्रेनियम में टोटल 8 हड्डियां होती है। इनके नाम कैसे याद रखूं सर? अरे बहुत सिंपल है भाई, पी से याद रख ले पेराइटल। क्या याद रखना पड़ेगा? पेराइटल। ई से याद रख ले एथेमोइड, ओहो। ई से याद रख ले इथेमोइड। एस से याद रख ले स्पिनोइड। स्पिनोइड वही बेन है, वही बोन है जिसके अंदर आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड स्थित रहती है। टेम्पोरल, है ना, कान के पास में टेम्पोरल। ऑक्सीपिटल सबसे पीछे वाली बोन, कुछ बच्चों में इसकी लंबाई कुछ ज्यादा ही होती है ना? एफ से फ्रंटल, ये सामने वाली बोन है जिसपे आप अक्सर जो है मेरे दोस्तों, ये वाली बोन, ये, है ना? हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे प्यारे साथियों, पेस्ट ऑफ, पी से पेराइटल, ई से इथेमोइड, एस से स्पिनोइड, टी से टेम्पोरल, ओ से ऑक्सीपिटल और एफ से फ्रंटल। सर ये तो 6 हुई है, तुम तो 8 बोल रहे थे। अरे भाई, पी का मतलब क्या होता है? पी का मतलब पेयर होता है, पेयर का मतलब जोड़ा होता है। तो पेराइटल इधर होती है, 2 ऊपर। टी का मतलब क्या होता है? टेम्पो। टू का मतलब 2 भी तो होता है, तो इधर भी लिख दो 2। तो टेम्पोरल 2 होगी, पेराइटल पेयर में होगी, बाकी सब बेचारी अकेली 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 होगी। ये हो गई ना 8। पेस्ट ऑफ, पी से पेराइटल, ई से इथेमोइड, एस से स्पिनोइड, टी से टेम्पोरल, ओ से ऑक्सीपिटल, एफ से फ्रंटल। अरे बात सही है कि गलत है? अब बिल्कुल सही है। अब सुनो, अब सुनो, अब हम बात करेंगे फेसियल बोन की। फेसियल बोन, अरे हमरा कंकाल कहाँ है भाई? चेहरे की अस्थियां, चेहरे की अस्थियां। ये चेहरा नहीं, ये तो 14वीं का चांद है। 14वीं का चांद भाई साहब, है ना? आज तो चांद दिखेगा नहीं,
क्योंकि आज तो भाई साहब मौनी अमावस्या है ना? फिर भी आज से 15 दिन बाद, 14 दिन बाद आपको चांद दिखेगा, है ना? तो 14वीं का चांद मतलब कि चेहरे में 14 हड्डियां होती है। भाई साहब कितनी हड्डियां होती है? 14। किसमें? चेहरे में। कैसे याद रखोगे? तो भाई साहब आप एक वेन लेके आए। क्या लेके आए? वेन। और वैन में आपने बैठने को बोला कि भाई वैन में प्लीज बैठो, वैन में प्लीज, अरे वैन में आओ प्लीज, अरे हमारी वैन में बैठो ना, थोड़ा घूम के आते हैं, है ना, एग्जाम दे के आते हैं, वैन में प्लीज। तो वैन, है ना, VAN, वैन में प्लीज। अब देखो, वैसे आप सीधे भी याद रख सकते हो, कोई ट्रिक से याद रखना जरूरी नहीं है। हाँ, वी से क्या याद रखेंगे? अरे वी से वोमर। अरे ए से क्या याद रख, ई ई ई, है ना? हाँ। अब बच्चों यहाँ विन लिखना है भाई, वैन नहीं, विन हो। मैंने ये विन में प्लीज, है ना? हाँ। अब देखो विन, ये तो विन हो गया सर। अरे हो गया तो हो गया भाई। अब देखो, तो अब आई से लिखना है इन्फ्रा, इन्फ्रा नेजल, इन्फ्रा नेजल। एन से, अरे नेजल। एम से, अरे मैक्सिला। एम से, अरे मैंडिबल। अरे मैंडिबल वो हड्डी है, ये वाली है, ये चेहरे की एकमात्र हड्डी है जो गति करती है, मैंडिबल, है ना? और ऊपर वाला जबड़ा मैक्सिला, नीचे वाला जबड़ा मैंडिबल, है ना? और ये नाक की दोनों हड्डियां, ये नेजल, और नेजल के जस्ट नीचे का फर्श ये है इंफ्रानेजल। और नाक के दोनों इन छिद्र के बीच में एक हड्डी होती है, उसे बोलते हैं वोमर। सेप्टम है, एक तरह की विभाजिका है। तो वोमर एक होगी। वोमर कितनी होती है? एक। और मैंडिबल एक होता है। अरे नीचे वाला जबड़ा तो एक ही होगा, दो थोड़ी होता भाई। तो ये एक, वोमर एक, बाकी सारी दो दो होती है। पी से पेलेटाइन, पेलेटाइन का मतलब है तालू, तालू, है ना, पेलेटाइन, है ना? हाँ। एल से लेक्राइमल, लेक्राइमल, लेक्राइमल बच्चों आंख के अंदर वाले भाग में होती है। ये जो अश्रु ग्रंथि है ना, जो आपको फायदा देती है लाखों करोड़ों का, जो आपके मम्मी और पापा का जो पैसा है ना, उस पैसे को आप जो है सबसे पहले कैसे लेते? जब छोटे थे, रोते थे, झूठे आंसू निकालते थे, फिर आपके मम्मी और पापा आपको कुछ पॉकेट मनी देते थे, है ना? हाँ, उस अश्रु ग्रंथि के आसपास ये बोन होती है, लेक्राइमल बोन, है ना? हाँ। और जेड से जाइगोमेटिक, ये वाली, ये जाइगोमेटिक, यहाँ होती है जाइगोमेटिक, जाइगोमेटिक, है ना? देख लो नाम एक बार फिर से पढ़ लो, वोमर, इन्फ्रा नेजल, नेजल, विन, विन, फिर मैं, मैक्सिला मैंडिबल, प्लीज, पेलेटाइन, लेक्राइमल, जाइगोमेटिक, है ना? अरे है ना, अरे है ना, हाँ। और का ये सभी जोड़े में होती है, जोड़े में दो ही दो ही, सब दो दो है, केवल एक मैंडिबल एक है और वोमर एक है। सीधी सी बात है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। देखो इधर, ये है चेहरा, है ना? ये चेहरा है, ये चेहरा है भाई साहब। ये नीचे वाला जबड़ा है मैंडिबल, ऊपर वाला जबड़ा है मैक्सिला, ये अंदर तालू है पैलेटाइन, ये नाक की सेप्टम में यहाँ एक बोन होती है वोमर, नाक के इधर और इधर दोनों तरफ दो हड्डी होती है नेजल, नीचे होती है फर्श इंफ्रा नेजल, यहाँ होती है भाई साहब अश्रु ग्रंथि दोनों तरफ, और यहीं पे एक बोन होती है लेक्राइमल, और ये वाली हड्डी ये, है ना, इसे बोलते हैं जाइगोमेटिक। अरे बहुत सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है ना? हाँ, और क्या? अब सुनो, ये तो स्कल में एक ये हो गई, दूसरी ये हो गई, अभी तो भाई साहब ये 14 तो हो गई, ये 8 हो गई, अभी तो बाकी है। और स्कल में कौन सी होती है? कपाल वाली हो गई, फेशियल हो गई, और कौन सी बच गई? और बच गई ईयर बोन, ईयर बोन, ये भी बच गई जी, है ना? और एक होती है हायोइड, हायोइड बक्कल केविटी के नीचे, मुख गुहा के नीचे यहाँ होती है एक यू आकार की कंठ वाले भाग में, उसे हायोइड कहते हैं। हायोइड केवल एक ही होती है बेटा, है ना? और ईयर बोन, एक कान में तीन, दूसरे में तीन, टोटल कितनी? 6। और हायोइड कितनी होती है? एक। 6 और एक कितनी हो गई? 7। 7 और 8 कितनी हो गई? 15। 16।
हाँ, अब देखो बच्चों, कुछ गड़बड़ ना कर दें हम, है ना? और कितनी हो गई? 15 और 14, 29 हो गई कि नहीं हो गई? अरे देख लो, ये 14 बोन फेशियल की और 8 ये 22 हो गई कि नहीं हो गई? अरे 22 और 6 28 और 1 29 नहीं हो गई क्या? हो गई ना? स्कल में 4 तरह की हड्डियां हैं। एक तो कपाल की हड्डी, दूसरा चेहरे की हड्डी, तीसरा ईयर वाली बोन और चौथा हायोइड बोन। ओके, ईयर में 3 होती है। एक का नाम है मेलियस, दूसरे का नाम है इनकस और तीसरी का नाम है स्टेपीज। है ना? याद रखना बच्चों, कभी भी भूलना मत, स्टेपीज सबसे छोटी हड्डी है हमारे शरीर की। स्मॉलेस्ट बोन, सबसे छोटी हड्डी को बोलते हैं स्टेपीज। है ना? तो कभी भी भूलना नहीं है आपको। है ना? तो मेलियस हो गई, दूसरी इनकस हो गई और तीसरी स्टेपीज हो गई। मेलियस, इनकस, स्टेपीज, मिस MIS। है ना? बिल्कुल। और ये मिडल ईयर में होती है। ये हड्डियां भाई साहब मिडल ईयर में होती है, मध्य कर्ण में पाई जाती है ये हड्डियां। पहले मेलियस आएगी, फिर इनकस आएगी, फिर अंदर स्टेपीज है। MIS, मिस। 3 इधर 3 इधर, ठीक है ना? हायोइड, हायोइड बच्चों बक्कल केविटी के आधार में यू आकार की हड्डी है, यू शेप की होती है और एकदम फ्री होती है ना? हाँ, स्वतंत्र है, इसका किसी के साथ कोई जॉइंट नहीं होता। ओके बच्चों, चलो जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब अपन एक और छोटी सी बात कर लें रिब्स की। रिब्स और वर्टिब्रल कॉलम, है ना? रिब्स के पास में चलते हैं, वहीं रिब्स की बात करते हैं। अब देखो बच्चों, ये है आपकी रिब्स। इसी को अपन पसलियां बोलते हैं कि नहीं बोलते बेटा? बिल्कुल बोलते हैं सर। तो बेटा रिब्स हमारे पास होती है 12 पेयर, 12 जोड़ी। 12 पेयर लिखो या 24 बोन लिखो, बात तो एक ही है। बच्चों रिब्स, हर एक रिब्स पीछे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ेगी, डोर्सल साइड में। है ना? थोरेसिक केविटी के डोर्सल में बच्चों ये वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ती है और इनका पीछे वाला भाग बाइसिफेलिक होता है, कुछ ऐसा, ऐसा होता है इनका पीछे का भाग बाइसिफेलिक। ओके, जो कि वर्टिब्री से जुड़ती है। सामने की तरफ ये हाइलिन कार्टिलेज की हेल्प से इस स्टर्नम से जुड़ती है। सामने की तरफ सारी डायरेक्ट स्टर्नम से नहीं जुड़ती, है ना? हाँ जी, याद रखना। तो ये जो रिब्स है ना बच्चों, ये रिब्स है ना, ये 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है ट्रू, ट्रू रिब, दूसरी होती है फॉल्स रिब और तीसरी जो होती है ना बच्चों, वो होती है फ्लोटिंग रिब, फ्लोटिंग, फ्लोटिंग रिब्स। तो रिब्स 3 प्रकार की है, ट्रू, फॉल्स और फ्लोटिंग। ट्रू का मतलब होता है वास्तविक पसली, फॉल्स का मतलब होता है आभासी पसली बेटा, और फ्लोटिंग का मतलब होता है प्लावी पसली। तो 3 प्रकार की पसलियां होती है। ट्रू उसको बोलते हैं जो डायरेक्ट इस स्टर्नम हड्डी से जुड़ी हुई है। ये जो सामने की हड्डी है ना, ये स्टर्नम है, इससे जो डायरेक्ट हाइलिन कार्टिलेज की मदद से जुड़ती है, वो होती है ट्रू रिब। वो कौन सी होती है बच्चों? ट्रू रिब। और फॉल्स रिब कौन सी है बेटा? जो डायरेक्ट तो नहीं जुड़ती, लेकिन सातवीं पसली की और हाइलिन कार्टिलेज की मदद से जुड़ती है, उनको फॉल्स कहते हैं। और ऐसी रिब जो सामने की तरफ किसी से नहीं जुड़ती, जो बिल्कुल स्वतंत्र है, खुली है ना, जो फ्लोट कर रही है, तैर रही है ना बच्चों? याद रख लोगे ना? बिल्कुल रख लेंगे। तो देखो बच्चों, पहली जोड़ी से लेकर के और 7वीं जोड़ी तक, है ना, याद रखना, पहली से 7वीं जोड़ी तक की जो रिब्स है ना, वो तो है आपकी ट्रू। फॉल्स कौन सी है? 8वीं, 9वीं और 10वीं, ये 3 पेयर्स जो रिब है वो है फॉल्स। और फ्लोटिंग कौन सी है बच्चों? 11वीं और 12वीं जोड़ी की जो रिब्स हैं, उनको हम फ्लोटिंग बोलते हैं। इतना याद रख लोगे क्या? इतना याद रख लोगे ना? बहुत ही बढ़िया, शानदार। और एक बात याद रखना बच्चों, जो रिब्स है ना, रिब्स, रिब्स जब स्टर्नम बोन से जुड़ती है ना, तो एक कार्टिलेज का बहुत बड़ा योगदान होता है यहाँ पर। उस कार्टिलेज को बोलते हैं हाइलिन कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज, याद रख लोगे? बिल्कुल। और एक बात याद रखना बच्चों, ये 8वीं और 9वीं और 10वीं, ये जो रिब्स है ना, 3,
ये बच्चों इकट्ठी होकर के सेवंथ रिब से जुड़ती है और सातवीं रिब की मदद से स्टर्नम से जुड़ती है। इसलिए कई बार इसको वर्टिब्रोकॉन्ड्रल भी बोलते हैं, है ना, वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब भी इनको बोलते हैं। ठीक है बच्चों, बिल्कुल जी। चलो भाई आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, और अब बात कर रहे हैं वर्टिब्रल कॉलम की। किसकी बात कर रहे हैं? वर्टिब्रल कॉलम। बच्चों ये है हमारी वर्टिब्रल कॉलम, जिसमें 26 वर्टिब्री होती है। ये है आपका वर्टिब्रल कॉलम, कशेरुकदंड, है ना। इसमें बच्चों कितनी वर्टिब्री होती है टोटल? 26 बोन होती है भाई साहब, ध्यान रखना। और वर्टिब्रल कॉलम हमारे बॉडी के डोर्सल साइड होता है बेटा, पृष्ठ भाग में होता है, पीछे की तरफ होता है वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। और बच्चों वर्टिब्रल कॉलम में 5 प्रकार की कशेरुका होती है, 5 टाइप की बोन होती है बच्चों। एक तो नेक वाले भाग में सर्वाइकल होती है, थोरेसिक भाग में बच्चों थोरेसिक वर्टिब्री, एब्डोमिनल वाले भाग में लंबर, और ये आपका एब्डोमिनल से नीचे जो होता है उसमें सैक्रम और कोकिक्स, है ना। तो इसके लिए आप याद रखो CTLSC, CTLSC, ऐसे याद रखो बच्चों। C तो 7, T12, L5, S1 और C1, ये याद रखो बच्चों, है ना। C से याद रखो सर्वाइकल। सर्वाइकल का मतलब होता है बच्चों गिरवा, गर्दन वाले भाग में गिरवा कशेरुका। अब बच्चों जो पहली गिरवा कशेरुका होती है ना, उसे बोलते हैं एटलस। एटलस जो है ना वो फर्स्ट सर्वाइकल होती है बच्चों, और सेकंड जो सर्वाइकल होती है उसे बोलते हैं एक्सिस। याद रखना, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि जो फर्स्ट सर्वाइकल है वो कौन सी है? एटलस। सेकंड कौन सी है? एक्सिस। वाह भाई वाह, है ना। हाँ, अरे सबसे पहले एटलस के नाम से साइकिल चला करती थी भाई साहब, है ना। हम 9th में पढ़ते थे, हमने साइकिल खरीदी थी, है ना। और बाकी वाले सारे क्लास वाले बच्चे देखते थे, है ना। मुझे भी ऐसे फील आता था जैसे मैंने कोई फ्लाइट खरीदी है, एरोप्लेन खरीदा है ना। हाँ, ठीक है। और लोग मेरे से कहते थे कि यार एक बार थोड़ा चक्कर देने के लिए दे देना। लोग चक्कर के लिए मांगते थे भाई साहब, टीचर तक, गुरुजी तक। बताओ जरा, मतलब हद हो गई। और आज स्थितियां कितनी बदल गई देखो। एटलस, हाँ हाँ। अब देखो बच्चों, अब देखो, तो भाई साहब उस समय क्या होता था, साइकिल जब होती थी ना, तो कुछ लोग हमें चढ़ा देते थे बहुत ज्यादा ही। अरे यार तेरे को तो साइकिल बहुत चलानी आती है, ये तो है ना। सर सर क्लास में ऐसे प्रशंसा होती थी, ये तो सर हाथ छोड़ के भी चला लेता है। हम भी आवेशित हो गए, छोड़ दिया हाथ, 2 दांत गए इधर वाले। हाँ, बच्चों ने कहा देखो, हाथ अलग है। थोड़ी देर बाद पेंडल से पैर अलग। फिर सारे बच्चे पास में आके बोले 2 दांत भी अलग है। तो ऐसा होता है कई बार, ठीक है ना। हाँ, तो मेरे दोस्तों संभाल करके यातायात नियमों का पालन करें। हाँ, तो थोरेसिक, थोरेसिक का मतलब होता है वक्सीय। तो थोरेसिक भाग में वक्सीय कशेरुका टोटल होती है 12, जोड़ी मत याद रख लेना इसको। लंबर, लंबर ये एब्डोमिनल वाले भाग में होती है, उदर वाले भाग में 5। फिर सैक्रम, सैक्रम ये पेल्विक रीजन में होती है, इसको सैक्रम बोलते हैं बच्चों, है ना। और ये होती है 1, लेकिन ये 5 कशेरुकाओं से मिलकर बनती है वैसे। फ्यूज्ड वर्टिब्री भी बोलते हैं इसको। और कोकिक्स, ये टेल वर्टिब्री है आपकी, कोकिक्स, है ना। हाँ जी, इसको टेल वर्टिब्री भी बोलते हैं, पूंछ वाली कशेरुका सबसे अंतिम। ये भी 4 वर्टिब्री से मिलकर बनती है, इनको फ्यूज वर्टिब्री बोलते हैं। तो सर्वाइकल कितनी है? 7 थोरेसिक, 12 लंबर, 5 सेक्रम, 1 कोकिक्स, 1, याद रख लोगे बच्चों, इनको फ्यूज वर्टिब्री भी कहते हैं। पहले इनकी संख्या ज्यादा हुआ करती थी, बाद में इनके मिल जाने से संख्या कम हो गई। ओके, C7T12, L5S1C1, CTLSC, है ना, बिल्कुल। अब बच्चों देखो, देखें, अब इसके बाद एक स्टर्नम। स्टर्नम तो ये वाली है, आपको पता ही है बच्चों, है ना, ये एक्सियल स्केलेटल का भाग है। तो अब एक्सियल स्केलेटल तो हो गया कंप्लीट। अब आपका सबसे लास्ट है अपेंडिक्यूलर स्केलेटल, ये लो जी, अपेंडिक्यूलर। अपेंडिक्यूलर जो स्केलेटल है ना बच्चों,
इस पे मैंने अभी तो आपको बताया, इसमें एक होता है गर्डल और दूसरा होता है लिम्ब। गर्डल, गर्डल में बच्चों एक तो पेक्टोरल गर्डल होगा और दूसरा होता है पेल्विक गर्डल। एक पेक्टोरल गर्डल और दूसरा कैसा होता है बेटा? पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल का मतलब होता है श्रोणी मेखला बेटा, श्रोणी मेखला। कैसा मेखला? श्रोणी मेखला। ओके जी हाँ। और पेक्टोरल गर्डल का क्या मतलब है? अंश मेखला। ये लो जी। तो बेटा हमारा जो अनुबंधीय कंकाल है ना, अपेंडिक्यूलर स्केलेटल जो है, इसमें दो प्रकार का गर्डल होता है, एक पेक्टोरल गर्डल, दूसरा पेल्विक गर्डल। ओके बच्चों देखो, है ना, पेक्टोरल जो गर्डल होगा ना बेटा, पेक्टोरल, पेक्टोरल में दो तरह की हड्डियां हैं, एक ये वाली कोलर, एक पीछे वाली इसके पुला, है ना? बिल्कुल जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों ना, हाँ देखो, पेक्टोरल, पेक्टोरल, दूसरा पेल्विक, पेल्विक। पेक्टोरल में दो टाइप की हड्डियां, कौन से दो टाइप की गुरुजी बोलो तो? ओहो, बोलो तो बच्चों दो टाइप की कौन सी? एक तो त्रिभुज के आकार की पीछे की तरफ है यहां पर, जिसका नाम है स्केपुला। क्या नाम है? स्केपुला। और एक ये यहां पर होती है बच्चों कोलर वाले भाग में, क्लेविकल, क्लेविकल। याद रख लोगे बच्चों, क्लेविकल और स्केपुला। स्केपुला के बारे में इतना याद रख लो कि ये ट्राई एंगुलर होती है और फ्लैट होती है, त्रिभुज के आकार की और चपटी, है कि नहीं? त्रिभुजाकार और कैसी बच्चों? चपटी, है ना? और इसके द्वारा एक परवर्ध निकलता है, प्रोसेस निकलता है। इसके परवर्ध को बेटा बोलते हैं एक्रोमियन प्रोसेस, है ना? इसके द्वारा एक परवर्ध निकलता है, उसे एक्रोमियन प्रोसेस बोलते हैं, बड़े वाला। इससे एक बड़ा परवर्ध निकलता है कुछ इस तरह का बच्चों। एक छोटा कोराकोइड और निकलता है, लेकिन बड़े परवर्ध की बात करते हैं, है ना? और ये जो परवर्ध है ना बच्चों, ये परवर्ध, इस परवर्ध के नीचे इसके बिलो में एक केविटी बनती है, इसे ग्लिनोइड केविटी कहते हैं। तो इस परवर्ध के बिल्कुल नीचे की तरफ एक केविटी होती है, उस केविटी को बोलते हैं ग्लिनोइड केविटी, ग्लिनोइड केविटी। इस ग्लिनोइड केविटी के अंदर ही हमारे हाथ की ह्यूमरस बोन जो है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाती है भाई साहब। हाँ, तो अगर आपसे पूछे एक्रोमियन प्रोसेस, एक्रोमियन प्रोसेस ये किस हड्डी के द्वारा निकलता है? इसके पुला का जो प्रोसेस है उसे बोलते हैं एक्रोमियन प्रोसेस। ये कैसी हड्डी है? ट्राइएंगुलर। और एक्रोमियन प्रोसेस के नीचे एक गड्ढा होता है, केविटी होती है, उसे क्या कहते हैं? ग्लिनोइड केविटी। ओके। दूसरी क्लेविकल बोन, इसका नाम क्या है जी? इसे कोलर अस्थि भी बोलते हैं, इसे कोलर बोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? कोलर बोन। ओके बिल्कुल जी। संख्या इसकी भी दो है, संख्या इसके पुला की भी दो है। तो टोटल अंश मेखला में चार हड्डियां होती है। अब आ जाओ श्रोणी मेखला। अब बच्चों श्रोणी मेखला, श्रोणी मेखला बेटा दो बोन से मिलकर बनती है, जिनको पेल्विक बोन या इनको कोक्सल बोन भी कहते हैं बच्चों। पेल्विक बोन भी इन्हें कहते हैं और कोक्सल बोन भी इन्हें कहते हैं। कोक्सल बोन, पेल्विक बोन भी नाम सही है, ठीक है ना बच्चों? तो ये कमर से नीचे की दो हड्डियां हैं, है ना? कमर से जो नीचे वाला भाग है ना बेटा, है ना, आप दिखाइए वो ला करके मुझे मॉडल। हाँ जी मेरे दोस्तों, देखिएगा बेटा, तो ये जो रीजन है बच्चों, यहाँ इस रीजन में दो बोन होती है, ये भी पेल्विक है, ये भी पेल्विक है बच्चों। तो ये जो दो पेल्विक बोन है ना मेरे दोस्तों, है ना, ये दो पेल्विक बोन है, इनको कोक्सल बोन भी कहते हैं। और ये आपस में यहाँ पर जुड़ी होती है, जिसे प्यूबिक सिंपाइसिस कहते हैं। हर एक पेल्विक बोन में बच्चों तीन हड्डियां होती है, इलियम इस्सियम प्यूबिस, इलियम इस्सियम प्यूबिस, ठीक है ना बच्चों? तो ये बात आप अच्छी तरह से क्या रखोगे बेटा? याद रखोगे। ये आप देख सकते हो, देखो ये हमारा स्केलेटल है बेटा। तो इस स्केलेटल में ये हमारा एक्सियल स्केलेटल है, एक्सियल में ये खोपड़ी आ गई, बिल्कुल आ गई। एक्सियल में ये वर्टिब्रल कॉलम आ गया, बिल्कुल आ गया। ये रिब्स आ गया, बिल्कुल आ गया। और ये स्टर्नम आ गया, बिल्कुल आ गया। अब अपेंडिक्यूलर, अपेंडिक्यूलर में देखो गर्डल, गर्डल में देखो ये पेक्टोरल गर्डल है,
जिसमें ये कॉलर बोन आ गई, ये स्केपुला आ गया। स्केपुला का ये पर्वत एक्रोमियन प्रोसेस है। एक्रोमियन प्रोसेस से ये कॉलर बोन जुड़ी हुई है। नीचे ये गड्ढा है ग्लिनोइड केविटी। अब देखो ये वाली जो दो हड्डियां हैं ना, ये इनको बोलते हैं पेल्विक गर्डल। ये भी पेल्विक बोन, ये भी पेल्विक बोन। पेल्विक बोन में ये यहाँ पे एक गड्ढा होता है, ये वाला, ये देख रहे हो, यहाँ फीमर बोन जुड़ती है और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाती है। इसे बोलते हैं एसिटाबुलम। क्या बोलते हैं बेटा? एसिटाबुलम। तो ध्यान रख लेना बच्चों, ध्यान रख लेना, ये पेल्विक बोन है। एक पेल्विक बोन बच्चों टोटल दो होती है। प्रत्येक पेल्विक बोन में तीन बोन होती है। एक तो होती है आपकी इलियम, दूसरी आपकी होती है इस्चियम, और तीसरी आपकी होती है प्यूबिक। इलियम, इस्चियम और प्यूबिक, इन तीन हड्डियों के मिलने से कौन बनता है बेटा? इन तीन हड्डियों के मिलने से एक पेल्विक बोन बनती है ना? और पेल्विक बोन के जॉइंट को और केविटी को ये याद रखना। देखो बच्चों, जैसे यहाँ पे पेक्टोरल गर्डल के द्वारा एक केविटी बनी ग्लिनोइड, वैसे ही यहाँ पर केविटी होगी एसिटाबुलम। ओके बच्चों, ध्यान रखना। तो यहाँ एक केविटी होती है, उसका नाम है एसिटाबुलम केविटी। तो इसमें कैसी केविटी होती है बच्चों? एसिटाबुलम नाम की एक केविटी होती है, और इस केविटी से हीमर बोन जो है वो जॉइंट बनाती है। इस केविटी में किसका हेड धसा होता है बच्चों? फीमर का हेड। फीमर का हेड जॉइंट बनाता है ना? जॉइंट बनाता है। याद रख लोगे क्या? एसिटाबुलम केविटी के साथ फीमर हड्डी का जो हेड है वो यहाँ जॉइंट बनाएगा। कौन सा जॉइंट? हिप जॉइंट, है ना? तो यहाँ हिप जॉइंट बनता है बच्चों, हिप जॉइंट, ध्यान रखना, है ना? और ये जो ग्लिनोइड केविटी है ना, इसमें हमारी हाथ की जो ह्यूमरस है ना बच्चों, वो इस ग्लिनोइड केविटी में शोल्डर जॉइंट बनाती है। तो यहाँ बच्चों हमारा ह्यूमरस का हेड, ह्यूमरस का हेड शोल्डर जॉइंट बनाएगा, शोल्डर जॉइंट बनाएगा। ओके बच्चों, बिल्कुल जी, कोई दिक्कत नहीं है जी। चलो जी, अब लास्ट पड़ाव है इस चैप्टर का, और अब हम बात कर रहे हैं लिम्ब की। लिम्ब का मतलब है हाथ और पैर की, है ना? हाथ और पैर की। अब मुझे हाथ और पैर दे दो, मुझे क्या दे दो? हाथ और पैर दे दो। सबसे पहले हाथ की हड्डियां अपर लिम्ब, और फिर पैर की हड्डियां मतलब लोअर लिम्ब, है ना बच्चों? लोअर लिम्ब। तो हाथ और पैर में मैंने अभी क्या बोला? 60 हड्डियां हाथ में और 60 ही पैर में है। ओके, हाथ में और पैर में 60 हड्डियां हैं टोटल। इसमें 30, इसमें भी 30, और पैरों में भी 30-30 है ना बच्चों? बिल्कुल। अब देखो, मुझे ये बताओ, ये वाली बोन कौन सी है? ये हाथ है बच्चों, देखो, तुरंत तैयार है, अपने यहाँ पे हाथ तैयार है, देखो, है ना? ये हाथ तैयार। अब देखो बच्चों, ये हाथ की हड्डी है ह्यूमरस, आमरस, आमरस नहीं है, ह्यूमरस है ना? तो ये है ह्यूमरस। ये यहाँ पे रेडियस और अल्ना दो हड्डी है, और ये कलाई है भाई साहब, कलाई, है ना? याद रख लेना, रिस्ट, यहाँ रिस्ट वाली बोन है कार्पल, फिर मेटा कार्पल, और फिर फ्लेंजेस। याद रखो, ओहो, है ना? याद रखो, ओहो। देखो बच्चों, अपर लिम्ब, है ना? तो अपर लिम्ब की अगर विजय सर बात करो, तब तब क्या, है ना? ह्यूमरस सबसे पहले तो, ह्यूमरस, ह्यूमरस के नीचे होती है रेडियस अल्ना, रेडियस अल्ना, है ना? और फिर भाई साहब कलाई वाली बोन कार्पल, कार्पल होती है रिस्ट में, कलाई में, ठीक है ना? इसके बाद मेटा कार्पल, ओहो, बहुत बढ़िया, ये किसने बोला? हमने। फिर फिर फ्लेंजेज, ओहो, बहुत बढ़िया। फ्लेंजेज कितनी होती है? एक अंगुली में होती है 3, अंगूठे में 2 होती है, तो टोटल 4 अंगुलियां तो 12 हो गई, फिर 2 अंगूठे वाली 14 हो गई ना? फेसियल बोन भी 14 होती है, और फ्लेंजेज भी 14 होती है। फ्लेंजेज मतलब हमारी डिजिट। ओके बच्चों, मेटाकार्पल, अरे पाम वाली बोन, हथेली वाली बोन, है ना? हथेली, 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 5 होती है टोटल, है ना? मुट्ठी बंद कर लो, 5 हड्डी तो होगी, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, है ना? प्रत्येक डिजिट को सप्लाई जाने वाली बोन है ये, नीचे रिस्ट से और ऊपर डिजिट से जुड़ती है। अब रिस्ट में 8 मनके होते हैं, ऐसे ऐसे 8 हड्डियां होती है रिस्ट वाले भाग में टोटल। याद रखना, रेडियस अल्ना तो एक एक है ही, ह्यूमरस तो एक है ही, इनको डबल कर दो, दोनों हाथ की हो जाएगी। अब लोअर लिम्ब यानी पैर,
ये लो जी, ये पैर मुझे दे दे। ये पैर की हड्डी है, फीमर बोलते हैं इसको। फीमर भाई साहब एसिटाबुलम के साथ जुड़ करके और हिप जॉइंट बनाती है, और हिप जॉइंट एक तरह का बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। ओके, तो ये है फीमर। फिर इधर एक पटेला होता है, जो हाथ में एल्बो में नहीं होता, पैर में होता है पटेला। इधर टीबिया और फिबुला दो हड्डी है, हाथ में रेडियस अल्ना, यहाँ टीबिया फिबुला, हाथ में ह्यूमरस, पैर में फीमर। अब इधर पैर का एंकल एडी वाला भाग, यहाँ 7 होती है। देखो हाथ के रिस्ट में 8 होगी, पैर के एंकल में 7 है, क्योंकि एक इधर पटेला ऊपर रख दिया ना आपने। फिर फिर ये जो तलवे वाला भाग है, यहाँ 5 है ना, मेटाटार्सल, टार्सल, मेटाटार्सल फ्लेंजेस। तो फीमर, टीबिया फिबुला, पटेला, टार्सल, मेटाटार्सल फ्लेंजेस, है ना। तो ये लो जी, फीमर, फीमर के बाद, फीमर के बाद टीबिया, टीबिया, टीबिया और फिबुला, फिर पटेला। पटेला कप के जैसी होती है बच्चों, है ना, पटेला। ओके, ये कप के जैसी होती है, नी कप इसे बोलते हैं, नी कप, घुटने की टोपी, नी कप। ओके, फिर होती है टार्सल, जैसे कार्पल है वैसे ही टार्सल है। फिर मेटा टार्सल, फिर बच्चों फ्लेंजेज, फ्लेंजेज। ओके बेटा, फ्लेंजेज पैर में भी कितनी है, 14। मेटा टार्सल 5, टार्सल 7 होती है। एक पटेला है बच्चों, एक क्या है, पटेला, और आपका एक टीबिया, एक फिबुला और एक फीमर। ठीक है ना, याद रख लोगे बच्चों, फीमर, टीबिया, फिबुला, पटेला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजेस। ओके बच्चों, फीमर ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, टीबिया फिबुला, कार्पल तो टार्सल, मेटाकार्पल, मेटाटार्सल, फ्लेंजेस, फ्लेंजेस। याद रख लोगे, बिल्कुल रख लेंगे सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। तो इस तरह से हमारा स्केलेटल है बच्चों। एक बार फिर से देखना स्केलेटल के बारे में, बताओ देखें। ये आपका स्कल हुआ, स्कल में 29 बोन है, जिनमें क्रेनियम की 8 है, फेशियल की 14 है ना। और बच्चों क्रेनियम की 8, फेशियल की 14, ईयर की 6 और एक नीचे हायोइड। फिर वर्टिब्रल कॉलम में 26 होती है, रिब्स में 24 होती है, फिर एक स्टर्नम। ठीक है, अब बच्चों देखो देखे, अपेंडिकुलर स्केलेटल, अपेंडिकुलर स्केलेटल में गर्डल, पेक्टोरल गर्डल में 4 होती है, 2 कोलर बोन, 2 स्केपुला। पेल्विक गर्डल में 2 ही होती है, दोनों को कोक्सल बोन या पेल्विक बोन कहते हैं। हाथ, हाथ के अंदर बच्चों दोनों हाथ में, अपर लिम में टोटल 60, लोअर लिम में 60, तो 120 होती है। हाथ के अंदर जो एक बोन है, सबसे पहले ह्यूमरस, फिर रेडियस अल्ना, फिर कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजेस। पैर में फीमर, टीबिया फिबुला, पटेला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजेस। ओके बच्चों, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। मेलियस इनकस स्टेपीज कान में होती है ना। और वेन में प्लीज, विन, वी से वोमर, आई से इंफ्रानेजल, एल से नेजल, एम से मैक्सिला, एम से मैंडिबल, पी से पैलेटाइन, एल से लेक्राइमल और जेड से जाइगोमेटिक। ये फेशियल बोन है बच्चों। याद रखना, रिब्स 3 तरह की होती है, ट्रू, फॉल्स और आपकी फ्लोटिंग। ट्रू 1 से 7, फॉल्स बच्चों 8, 9, 10 और फ्लोटिंग 11 और 12। हमारी वर्टिब्रल कॉलम 5 प्रकार की है, सीटी, एलएससी, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रम और कोकिक्स। C7, T12, L5, S1, C1। ओके, बिल्कुल। अब बच्चों अगर हम बात करें जॉइंट की, तो बेटा हमारे पास 3 प्रकार के जॉइंट होते हैं, फाइब्रस, कार्टिलेजिनस, कार्टिलेजिनस और साइनोवियल, साइनोवियल। तो कितने टाइप के जॉइंट है बच्चों हमारे पास, 3 प्रकार के हमारे पास जॉइंट होते हैं। सबसे पहला तंतुमय संधि यानी फाइब्रस जॉइंट, जॉइंट 2 हड्डियों के आपस में जुड़ने से बनता है। ओके बेटा, बिल्कुल। और इसमें गति नहीं होती भाई, फाइब्रस जो जॉइंट है ये गति इसमें नहीं होती, गति नहीं होती। नॉट मूवेबल, ऐसा कौन सा जॉइंट है बेटा जिसमें गति नहीं होती, तो वो है फाइब्रस जॉइंट, है ना। और इसका एग्जाम्पल है सूचर ऑफ क्रेनियम। हमारी बेटा जो कपाल की हड्डियां होती है ना, ये 8, इनके बीच में ये जॉइंट होता है, इसमें कोई गति नहीं होती बेटा, ध्यान रखना। ओके, इसमें डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है इस जॉइंट के अंदर।
इस जॉइंट में होता है बेटा डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, है ना। हाँ, तो भाई साहब ये डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना है हमारा जो कपाल है ना। कपाल की जो हड्डी है बच्चों, कपाल की हड्डी की जॉइंट को सीवनी भी बोलते हैं, और सीवनी के अंदर ये फाइब्रस जॉइंट होता है। कार्टिलेजिनस जॉइंट में बेटा लिमिटेड मूवमेंट होता है, लिमिटेड मतलब कि इसमें सीमित गति होती है, बहुत ज्यादा नहीं, हल्का मूवमेंट होता है, सीमित गति। और ये हमारे देखो हमारी जो वर्टिब्री होती है ना, मैं आगे झुक रहा हूँ, पीछे झुक रहा हूँ, साइड दाएं बाएं झुक रहा हूँ, हमारी वर्टिब्री जो कशेरुका है ना, इनके बीच में पाई जाती है कार्टिलेज। इन कार्टिलेज की वजह से जो मूवमेंट होता है ना, इस तरह के मूवमेंट कार्टिलेजिनस जॉइंट की वजह से पॉसिबल होते हैं बच्चों। तो हमारे पास में जो है बिटवीन वर्टिब्री, है ना, हमारी कशेरुकाओं के मध्य, कशेरुकाओं के मध्य, तो हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम है, इसमें जो कशेरुका है ना, उनके बीच में ये जॉइंट होता है बच्चों। अब साइनोवियल जॉइंट, इसमें फ्री मूवमेंट होता है बच्चों, है ना, इसमें स्वतंत्र गति पाई जाती है, ध्यान रखना। तो सबसे ज्यादा गति इन्हीं में ही तो पाई जाती है, ठीक है ना। साइनोवियल जॉइंट भी अलग अलग नाम से जाने जाते हैं बेटा, जैसे जैसे एक होता है बॉल एंड सॉकेट, एक जॉइंट होता है बॉल एंड सॉकेट, है ना, यहाँ लिख देते हैं साइनोवियल। साइनोवियल जो जॉइंट होते हैं ना बच्चों, इनमें एक होता है आपका बॉल एंड सॉकेट बेटा। देखो ये कंधे वाला भाग बॉल एंड सॉकेट, ह्यूमरस का हेड बॉल हो गई, क्लिनोइड केविटी सॉकेट हो गया, बॉल एंड सॉकेट। शोल्डर जॉइंट बॉल एंड सॉकेट। और आपका फीमर जो होता है ना, फीमर बच्चों, फीमर का ये हेड है ना, ये फीमर का हेड, और ये एसिटाबुलम केविटी, ये भी आपका किस तरह का जॉइंट है देखो बच्चों, है ना, ये यहाँ पे इस पेल्विक के साथ में ये देखो, है ना। तो ये आपका हो गया, ये देखो, ये जो मूवमेंट हो रहा है ना बच्चों, बॉल एंड सॉकेट की वजह से ही तो हो रहा है ना। अब एक होता है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट एक तो हमारे घुटने में होता है बच्चों, घुटने में, ये घुटना, है ना। इस हिंज जॉइंट में 180 डिग्री तक मूवमेंट होता है बच्चों, लेकिन बॉल एंड सॉकेट में 360 डिग्री पर मूवमेंट होता है। सबसे ज्यादा गति इसी में होती है, बॉल एंड सॉकेट में, ठीक है ना। तो ये घुटने वाले भाग में, नी वाले भाग में हिंज जॉइंट, एल्बो कोनी वाले भाग में भी हिंज जॉइंट, गर्दन में होता है पीवट जॉइंट, एटलस और एक्सिस के बीच होता है पीवट जॉइंट। और ये जो रिस्ट है ना, रिस्ट, यहाँ ग्लाइडिंग जॉइंट होता है, क्योंकि ये मन के एक दूसरे पे सरकते हैं, ग्लाइडिंग जॉइंट। और एक हम अंगूठा दिखाते हैं किसी को, अंगूठा दिखा के क्या करते हैं, अगले को सेड करते हैं, सेड करते हैं, दुखी करते हैं, तो इसलिए यहाँ सेडल जॉइंट है। ऐसे याद रखना, जब अंगूठा घुमाओगे तो अंगूठे में पीछे की तरफ मेटाकार्पल है, मेटाकार्पल कार्पल के साथ जॉइंट बनाती है सेडल जॉइंट। बस ये इतने नाम याद रखना। एक याद रखो बॉल एंड सॉकेट, इनके हिंदी के कोई भी नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, हिंदी में कंदुक खली का संधि बोलते हैं, अब ये कौन याद रखेगा, है ना। बॉल एंड सॉकेट बेटा, है ना, हिंदी मीडियम के बच्चे भी इसे इंग्लिश में याद रखना बेटा, है ना। एग्जाम में ये नाम इंग्लिश में आते हैं बेटा, हिंदी में नहीं आते, ठीक है ना, बिल्कुल याद रख लोगे, बिल्कुल। बॉल एंड सॉकेट। दूसरा, दूसरा बेटा हिंज जॉइंट, इसे कब्जा संधि बोलते हैं। तीसरा पीवट जॉइंट। चौथा ग्लाइडिंग जॉइंट, ग्लाइडिंग। और चौथा सेडल जॉइंट, सेडल जॉइंट। ये जॉइंट के नाम बता दिए मैंने, है ना, ये आपका सेडल जॉइंट। ओके, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ होता है जी, अभी तो बोला, एक तो शोल्डर वाला भाग, है ना, और दूसरा, दूसरा हिप वाला भाग, हिप, हिप, है ना, कंधे वाला भाग और कूल्हे वाला भाग, है ना। हिप जॉइंट किसके बीच में, फीमर और पेल्विक गर्डल, है ना, फीमर और पेल्विक गर्डल के बीच में। और शोल्डर जॉइंट, शोल्डर ह्यूमरस, ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डल के बीच में, है कि नहीं बच्चों, बिल्कुल। इसी तरह से हिंज जॉइंट कहाँ होगा, हिंज जॉइंट होता है बच्चों, ध्यान रखना, हिंज जॉइंट एल्बो के अंदर होगा, कोहनी वाले भाग में, और नी यानी घुटने वाले भाग में। तो घुटना और कोहनी, इसमें होता है हिंज जॉइंट। ओके, पीवट जॉइंट कहाँ होता है जी, गर्दन के अंदर, गर्दन वाले भाग में पीवट जॉइंट होगा। गर्दन में हमारी एटलस
और एक्सिस, इन दो कशेरुकाओं के बीच ये जॉइंट होता है बच्चों। ग्लाइडिंग जॉइंट होता है बिटवीन कार्पल्स। जो हमारी कार्पल्स होती है ना, जो कलाई है ना, कलाई वाला भाग, तो कलाई के अंदर जो ये हड्डियां हैं कार्पल, इनमें ग्लाइडिंग जॉइंट। सेडल जॉइंट किसके बीच होगा? बिटवीन बिटवीन मेटाकार्पल्स ऑफ थंब एंड कार्पल्स, है ना, याद रखना। अंगूठे की मेटाकार्पल, अंगूठे की मेटाकार्पल और बच्चों कार्पल, है ना, कलाई की कार्पल्स और अंगूठे की मेटाकार्पल के बीच में कौन सा जॉइंट होगा? सेडल। और कलाई की जो कार्पल्स है, आप कलाई में जो गति करा रहे हो, ये ग्लाइडिंग। पीवट जॉइंट गर्दन वाले एटलस और एक्सिस के बीच में। ओके। एल्बो और नी, कोहनी और घुटने में हिंज जॉइंट। और कंधे वाले भाग में और हिप वाले भाग में बॉल एंड शोल्डर जॉइंट, सॉरी, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है ना बच्चों? बिल्कुल जी, हाँ। अब मेरे दोस्तों, पिछले 3-4 दिनों से हड्डी लेके ही पढ़ा रहा हूं। कई लोगों को ऐसा ना लग जाए कि ये हड्डी वाले सर हो गए, है ना। हाँ, गांव वालों को लगेगा अरे बच्चा कहाँ पढ़ा रहा है, हमने देखा है हड्डियां बीनता फिरता है। हाँ। अब देखो बच्चों, लास्ट पॉइंट, विकार, बीमारियां। एक होती है मायस्थेनिया ग्रेविस। मायस्थेनिया ग्रेविस एक रोग है बच्चों, मायस्थेनिया ग्रेविस। दूसरी बीमारी है बेटा मस्क्यूलर डिस्ट्रोफी, मस्क्यूलर डिस्ट्रोफी। तीसरी बीमारी है टिटेनी, टिटेनी। चौथी बीमारी है ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोपोरोसिस। और पांचवी जो बीमारी है बच्चों, है ना, हाँ, पांचवी जो बीमारी है वो है ऑर्थेराइटिस, ऑर्थेराइटिस। छठी जो बीमारी है वो है गाउट। ये 6 बीमारियां हैं बच्चों, मसल्स से और बोन से रिलेटेड। ये 6 रोग है मसल्स और बोन से रिलेटेड बेटा। ध्यान रख लोगे, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ा दी भाई साहब, है ना, 2 घंटे के अंदर एकदम करा दिया फिनिश। ठीक है ना? हाँ, अब आएगा मजा। बहुत बढ़िया, शानदार। इस तरह से हर एक सप्ताह में एक एक चैप्टर को यूं 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 कर देंगे। ठीक है ना? हाँ, जितने भी हमारे विजियंस है, मैं तो कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों, थोड़ा जुनूनी बनो। अरे डरने की कहां जरूरत है भाई? डरना नहीं है, डराना है। हारना नहीं है, जीतना है भाई। है कि नहीं है? बिल्कुल एकदम बेहतरीन पढ़ो। दुखी मन से नहीं पढ़ना, खुश हो जाओ एकदम बढ़िया। स्मार्ट स्टडी, बढ़िया क्वेश्चन प्रैक्टिस, थ्योरी, शॉर्ट नोट्स, है ना, आदत डाल दो पढ़ने की बच्चों, जुनून होना चाहिए, है ना। टाइम कभी नहीं देखो घड़ी में बार बार की, अरे टाइम हो गया, क्लास हो गई, ये हो गया, वो हो गया, नहीं। पढ़ना है मुझे, एक्स्ट्रा और कौन सा काम है बेटा, है ना। हाँ, तो देखो देखें, मायस्थेनिया ग्रेविस, ये है ऑटो इम्यून डिजीज। हमारा इम्यून सिस्टम हमारे साथ धोखा कर लेता है ना। और जिस वजह से क्या होगा पता है? स्व प्रतिरक्षा रोग बोलते हैं, स्व प्रतिरक्षा रोग। ठीक है बच्चों, इसमें हमारी मसल्स में पैरालाइसिस हो जाता है ना। मसल्स एक तो हो गई, मसल्स में फैटिग आ गई, मतलब थकान और वीकनेस, और भाई साहब पैरालाइसिस, मतलब लकवा। पेशियों में क्या मार जाता है? लकवा मार जाता है। पेशियों में क्या मार जाता है? लकवा मार जाता है ना। जी हाँ, बहुत बढ़िया। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन प्रभावित होते हैं। अब मस्क्यूलर डिस्ट्रोफी, ये है जेनेटिक डिसऑर्डर बेटा, जेनेटिक डिसऑर्डर। ये आनुवंशिक रोग है, आनुवंशिक रोग है। और इसमें स्केलेटल मसल्स डीजनरेट होती है, स्केलेटल मसल्स डीजनरेट, डीजनरेट, है ना। हाँ जी, तो याद रखना, कंकालीय पेशियां हासित होने लगती है, नष्ट होने लगती है। टिटेनी, टिटेनी जो है, जब हमारे ब्लड में बच्चों, ब्लड में कैल्शियम का लेवल घटता है ना, तो मसल्स को कैल्शियम मिलता नहीं, तो मसल्स में इररेगुलर कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, है ना। एक तरह से इरिटेशन होता है, इरिटेशन मसल्स में। ऐंठन होती है, ऐंठन, तनाव उत्पन्न हो जाते हैं, तान आने लगती है। इसको बोलते हैं भाई साहब टिटेनी। ओस्टियोपोरोसिस, हमारी जो बोन है ना, बोन, बोन का जो टोटल मास होता है ना, वो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि हड्डियां जो है ना, वहां से कैल्शियम हटने लगता है, कैल्शियम घटने लगता है।
इसकी वजह से हमारी बोन सॉफ्ट और वीक हो जाती है, इसी को ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। और बड़े आराम से हड्डियां जो है बच्चों फ्रैक्चर भी हो जाती है। ये एस्ट्रोजन की कमी से भी होती है। एस्ट्रोजन की जब कमी होगी तो भी ये बीमारी होती है, और ये एज रिलेटेड रोग भी है। एज रिलेटेड का मतलब है बूढ़ापे के अंदर भी ये बीमारी बहुत होती है। तो इसमें क्या हुआ, कैल्शियम घट गया हड्डियों से, हड्डियों में कैल्शियम की कमी हुई, हड्डियों का वेट कम हो गया, हड्डियां सॉफ्ट और वीक हो गई। इसे बोलते हैं ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियो मतलब बोन, पोरोसिस मतलब उसमें छेद होना। अब है ऑर्थराइटिस, इसे संधि शोथ बोलते हैं बच्चों। संधि का मतलब है जॉइंट, शोथ का मतलब है इन्फ्लामेशन। तो याद रखना, इन्फ्लामेशन है, इन्फ्लामेशन इन जॉइंट। जॉइंट के अंदर जब कोई सूजन आ जाए बच्चों, ध्यान रखना, हमारा जो जॉइंट है ना, जॉइंट, उसमें सूजन आ गई, उसमें दर्द हो रहा है, कोई संक्रमण हो गया, तो उसे बोलते हैं ऑर्थराइटिस। लोगों के दर्द होता है बहुत तेज जॉइंट में, है ना, और वो खड़े भी नहीं हो सकते, जॉइंट में एकदम गति भी कम हो जाती है ना। बूढ़ापे में तो ये बहुत ज्यादा होती है बीमारी बच्चों, हम वृद्ध लोगों में तो, हमारे अंदर तो बहुत है ना। हाँ, अब देखो बच्चों, गाउट, गाउट है, गोट नहीं है। गाउट में क्या होता है भाई साहब, जॉइंट के अंदर यूरिक एसिड का जमा हो जाता है। यूरिक एसिड इतना इकट्ठा होता है, इतना इकट्ठा होता है कि जॉइंट खुद कंफ्यूज हो जाता है कि मैं जॉइंट हूं कि कुछ और हूं। इतना मतवाला जॉइंट हो जाता है ना। हाँ जी, तो इसलिए वो जॉइंट में दर्द होगा, है ना। हाँ, और मूवमेंट भी बहुत कम होता है। तो एक्यूमुलेशंस यूरिक एसिड, है ना, तो यूरिक एसिड का जमा हो गया कहां पर बेटा, जॉइंट में, है ना। तो याद रखना, जॉइंट में यूरिक अम्ल का जमाव, जॉइंट में यूरिक अम्ल का क्या हो गया बच्चों, जमाव। ये गाउट भी जॉइंट से रिलेटेड रोग है भाई साहब, ठीक है। और ये ऑर्थराइटिस भी जॉइंट से रिलेटेड है। ओस्टियोपोरोसिस में बोन वीक हो जाती है। टिटेनी में मसल्स को कैल्शियम नहीं मिलता, इसलिए फालतू में ही यूं कॉन्ट्रैक्ट हुए जा रही है ना भाई साहब, हालत खराब, है ना। मसल्स यूं खींच करके बैठ गई, जबड़े भिंच गए, हालत खराब हो गई। घर वाले टेंशन में, है ना, आए सारे इकट्ठे हो गए हॉस्पिटल, तभी मैं वहां खड़ा था, है ना। उन्होंने कहा सर क्या हो गया पता नहीं, है ना। इस समय ये बीमारी होती है ना, सबसे ज्यादा लोग जो हैं, वो जो फर्जी लोग होते हैं उनके पास कॉल करते हैं, झाड़ फूंक बहुत कराते हैं इसमें। उनको लगता है पता नहीं क्या हो गया, वास्तव में ये तो कैल्शियम की कमी से बीमारी हुई है ना। हाँ, टाइम पे अच्छा भोजन देना है, मिनरल देने हैं, ठीक हो जाएगी। हाँ, क्यों टेंशन लेनी। मस्कुलर डिस्ट्रोफी जेनेटिक बीमारी है, माइस्थेनिया ग्रेविस ऑटो इम्यून बीमारी है, इम्यून सिस्टम का धोखा, माइस्थेनिया ग्रेविस, है ना। और जनरेशन टू जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक पदार्थों में गड़बड़ी से मस्क्यूलर डिस्ट्रोफी। डिस्ट्रोफी का मतलब है नष्ट होना, मस्क्यूलर मतलब मसल्स का। जब स्केलेटल मसल्स खत्म होने लगे, नष्ट होने लगे, आसित होने लगे, तो मस्क्यूलर डिस्ट्रोफी। और मायस्थेनिया ग्रेविस में मांसपेशियां इंतजार कर रही है कि ऑर्डर आएगा न्यूरॉन का, फिर जाके मैं कॉन्ट्रैक्ट हो जाऊंगी। लेकिन कई दिनों से ऑर्डर आया ही नहीं। क्यों नहीं आया, क्योंकि जो न्यूरोट्रांसमीटर आ रहा था ना, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन गई, ठीक है ना। याद रखना, चलो जी, आज के लिए इतना ही जी, चैप्टर पूरा हुआ जी, है ना। हाँ, तो भाई ये आज की वन शॉट क्लास थी, आपको अच्छी लगी होगी, मुझे ऐसा व्यक्तिगत लग रहा है ना। हाँ, फिर भी अगर अच्छी ना लगी हो तो भी लाइक ठोको, है ना। और अच्छी लगी है तो 2 बार लाइक मत ठोकना, क्योंकि 2 बार लाइक वाले बटन को दबाओगे तो वापस अनलाइक हो जाएगा, डिसलाइक हो जाएगा, और ज्यादा गड़बड़ है। अब आप कहोगे सर हम लाइक 2-2 बार करते हैं। अरे भाई, 2-2 बार लाइक थोड़ी कर रहे हो, लाइक वाले को दूसरी बार दबाते हो तो वो लाइक हट जाता है भाई, एक बार ही लाइक करो। हाँ, है ना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो भाई, है ना। हाँ, सीधी सी बात है। तो मेरे जितने भी भाई और बहन है, मैं सभी को कहना चाहता हूँ, है ना, हम हर एक सप्ताह में एक चैप्टर को इसी तरह वन शॉट करेंगे, है ना। ठोको ताली, बहुत बढ़िया, शानदार। आज के लिए इतना ही। और जाते जाते कहूंगा, विजय एजुकेशन ऐप के अंदर अगर आप ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं इसी तरह से, और इससे भी बढ़िया तरह से पढ़ना चाहते हैं, ये तो भाई साहब 2 घंटे में पढ़ाया, अगर आप पूरा ऑनलाइन बैच लेके पढ़ोगे तो सोचना कितना बढ़िया पढ़ाते। विजयन से पूछ लो, हाँ, झूठ नहीं बोल रहे, सोच लो। हाँ, अगर जुड़ना है तो आज ही जुड़ो। नंबर है 8302 199394।
ओहो! दूसरा नंबर है 9672721229। बेटा या तो ऐप में जाके खुद ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर लो, या विजय टीम के नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके भी ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हो। यूपी के लिए अटल 30, राजस्थान के लिए जीत 30, है ना, एम्स के लिए विजेता 30, और बिहार के लिए लक्ष्य 30, ठीक है ना, और एमपी के लिए उड़ान 30, बाकी राज्यों के लिए ब्रह्मास्त्र 30। बहुत शानदार फैकल्टी है, शानदार टीम है, बिल्कुल लेट मत करो, आ जाओ विजय एजुकेशन के साथ जुड़ जाओ, और बहुत बेहतरीन और शानदार तैयारी करते हैं, मिलकर आगे बढ़ते हैं। और आप तमाम विजियंस को भी कहना चाहता हूं, अरे अपने दोस्तों को, अपने क्लासमेट, अपने लाइब्रेरी मेट, ठीक है, जितने भी अपने फ्रेंड सर्कल में है, सभी तक ये क्लास फैला दो भाई साहब, है ना, और हर एक बच्चे को कह दो, आ जाओ विजय टीम का हिस्सा बनो, है ना, एक ऐसे परिवार को आप तैयार करने जा रहे हो जो आप लोगों का है ना, मध्यम और किसान परिवार के बच्चों को एक ऐसा परिवार पढ़ा रहा है जहां पे हर एक गुरुजन एक से बढ़कर एक है ना। हाँ, थैंक यू सो मच। जय हिंद और वंदे मातरम। धन्यवाद बेटा, खुश रहो।